अच्छा जी, ये बताइएगा कि अभी तक हम लोग अपने अपने एरिया में कस्टमर सेगमेंट्स का हमने लास्ट टाइम बात की थी, सबसे एक छोटी छोटी प्रेजेंटेशन भी ली थी कि कौन कहाँ तक पहुंचा है, उसमें हमने कुछ चेंजेस भी डिस्कस की थी। कुछ लोगों का तो हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी रहता था। तो अभी लेकिन हम उनके ऊपर वन ऑन वन में दोबारा जाएंगे। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अब ईद गुजर गई है, रमजान भी गुजर गया है, अब हमारी रूटीन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम थोड़े इश्यूज आ रहे थे। अभी हम लोगों बहुत पीछे रह चुके हुए हैं अपने जो हमारा टारगेटेड टाइम पीरियड था उस लिहाज से। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग वन ऑन वन इंगेजमेंट्स में सिर्फ कल का दिन मेरा चाहे भी आप ना इंगेज करें उसके अंदर। तो लेकिन अदरवाइज जो आपके पास कैलेंडर लिंक है वो उसके हिसाब से आप अपनी मीटिंग्स बुक कर लें। और जिसके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दे कि अभी कैलेंडर लिंक नहीं उनको मिला हुआ। तो अपनी वन ऑन वन प्लीज जरूर कीजिए। अदरवाइज इस सारी एक्टिविटी का, इस सारी एक्सरसाइज का हमें कोई ऐसा फायदा नहीं होगा अगर हम इसको आपके अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम जितनी भी बात कर रहे हैं थोड़ी हमें जनरल इसलिए रखना पड़ती है क्योंकि एक तो सारी ऑडियंस जो है वो डाइवर्स बैकग्राउंड से है। कोई टेक से हैं, कोई लॉ लॉ से हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हैं, कोई फाइनेंस से हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जनरल बात करनी पड़ती है यहाँ पे। तो आपके वन ऑन वन एंगेजमेंट्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें आप ही के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आई वुड एक्सपेक्ट नाउ कि हम देखिए अभी आपका जो करंटली जो भी आपकी बिजनेस प्रोपोजिशन चल रही है ना, रनिंग बिजनेस चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले अपना पूरा का पूरा बोट कैंप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट कि जी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी क्या नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि आप जो सीखते जा रहे हैं उसको फौरन अप्लाई करते जाएं। अगर आप लोग पहले कस्टमर सेगमेंट या अपनी आईसीपी को अच्छा डिफाइन नहीं कर पा रहे थे तो अब आपको कुछ पता चल गया, अब आप उसको डिफाइन करते ही उसको उस तरह से एड्रेस करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि मैंने अपनी आईसीपी डिफाइन की और लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं फिर भी नहीं आ रही है कि मैंने उसको वैल्यू क्या प्रपोज करनी है। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ना, आपने आईसीपी डिफाइन करके उसको थोड़ा स्टडी करना और फिर उसको वैल्यू प्रपोज करनी है। और वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए हमने आपसे एक बात की थी कि जब आप अपना आईसीपी डिफाइन कर लेंगे, यानी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन कर लेंगे अपनी प्रॉपर, मुझे वो दोबारा खोलने की जरूरत तो नहीं है पूरे का पूरा परफॉर्मा। ठीक है, वो बी टू बी का या बी टू सी के हमारे पास एक्सेल शीट्स हैं जो हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ पहले से शेयर की हुई हैं। अब उसको उस तक पहुंचने के लिए हमने बात की थी कि हम अपने कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस से गुजरेंगे। तो कस्टमर डिस्कवरी प्रोसेस क्या था कि हमने बात की थी कि हम कस्टमर को इंटरव्यू करेंगे। यानी जिसको हम समझते हैं कि ये मेरा आईसीपी है, तो ऐसे कोई 5, 10, 8, 15 लोगों को हम इंटरव्यू कर लेंगे। अब वो इंटरव्यू के लिए भी हमने आपको कुछ टिप्स दी थी, उसमें एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे आप कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं और किस किस पोजीशन पे जाके बात कर सकते हैं। आप एक रिसर्च का एंगल ले सकते हैं, पॉडकास्ट का एंगल ले सकते हैं। आप उनको एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट इनवाइट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। आई मीन वॉट एवर पोजिशन यू कैन टेक वेर एवर यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू थिंक बीइंग अ वेंडर of the same customer, the customer will be happy to respond to you, why not? I mean आप वो वाली हैट पहन के चले जाएं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि हमें कस्टमर का पेन पॉइंट उसके मुंह से सुनना है, उसकी लैंग्वेज में सुनना है। और हम उसमें वो उसके उसके नजदीक उस चीज की एक्सेप्टेंस है या नहीं जो हम उसको प्रपोज करना चाहते हैं, या असल में वो क्या हमसे मांग क्या रहा है। वो हमसे सर्टेन चीजों में कुछ एक्यूरेसी मांग रहा है, वो हमसे कोई स्पीड मांग रहा है, वो हमसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस मांग रहा है, वो हमसे रिलायबिलिटी मांग रहा है, वी डोंट नो। अभी सारा कुछ हमारी assumptions के ऊपर है। अच्छा, अब इसमें जो रनिंग हमारे पैटर्न्स है ना, रनिंग बिजनेसेस हैं, उसमें बहुत से लोगों के का ये एक मौकफ होता है कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और मुझे पता है कि ये क्लाइंट को क्या चाहिए, तो मुझे तो मेरे लिए सारी एक्सरसाइज ही फजूल है। ओके, अगर हम, हो सकता है आपको वो जो कुछ क्लाइंट्स मिले हुए हैं वो आपको किसी ना किसी और रीजन, किसी रेफरल या किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में मिल गए हों। इज इट स्केलेबल? क्या वही चीजें जब आप मार्केट में दूसरे लोगों, दूसरे उसी नेचर के दूसरे कस्टमर्स को पिच कर रहे हैं तो क्या आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है?
दैट्स व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर पीएमएफ। तो उसी पीएमएफ को हम लोग यहां पर जज करना चाह रहे हैं। अभी मेरे साथ उस्मान जावेद साहब बैठे हैं। उस्मान जावेद साहब इज हैंडलिंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, टैक्सेशन सर्विसेज। ठीक है। उस्मान साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके ख्याल में आपका कस्टमर जो यहाँ पर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे? हाँ। Accuracy, हम्म, reliability, थोड़ा सा ऊंचे बोले, ये वाला माइक दे देंगे अच्छा, जी। accuracy, हाँ, उसके अलावा cost लगा effectiveness। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके। जी, एक आप कह रहे हैं कि वो एक आपसे बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बुक कीपिंग के सर्विसेज देते हैं, तो बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे एक्यूरेसी मांगता है। जी, ओके। और कॉस्ट रिडक्शन मांगता है ओके। और कन्वीनियंस या यूजेबिलिटी मांगता है। कॉस्ट रिडक्शन मांगता है, कन्वीनियंस मांगता है और यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी, मांगता है। यूजेबिलिटी को थोड़ा सा डिफाइन करें, किस तरह से कह रहे हैं? हैसल फ्री किस तरह से हम बना सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उनके लिए। ओके। अच्छा, अब ये वाला जो आपका, आपके ख्याल में आपका कस्टमर आपसे डिमांड करता है, ये आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर की बेस पे आप बात कर रहे हैं जो आपके करंट क्लाइंट्स हैं, या आपने मार्केट को मजीद रिसर्च किया है, आपने कुछ उनके पेन पॉइंट्स और इकट्ठे किए हैं कि भाई बुक कीपिंग मुझे क्यों नहीं दे देते, मैं कर लेता हूँ? एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनके बेसिस पे मैंने ओके, ठीक है। लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं गए कि हमने मार्केट को, अच्छा, रिसर्च नहीं किया मैंने अभी रिसर्च तक। नहीं किया हुआ। जी, कल आपके लिए कॉल, यानी कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड एक कॉल गई थी एक जी, अमेरिका में। जी। ठीक है। तो वहां पर आपकी सर्विसेज पिच होने वाले, आपने उसका कुछ देखा है, स्क्रिप्ट के फीडबैक वगैरह जो आया है? नहीं, मैं अभी तक देख नहीं सका उसको। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं किसी भी यानी मैं आपको उस कॉल का थोड़ा सा लुबेलब बता देता हूँ, यानी वो आपके बिहाफ पे सारी बातें और जी, लोग भी जी। उसमें बैठे हुए थे। तो उनको सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, यानी कि ये सारी वैल्यू जो आप बता रहे हैं ना, यानी आपके ख्याल में जो कस्टमर को चाहिए कि हम आपको एक्यूरेसी देंगे, हम आपको रिलायबिलिटी दे देंगे, और हम आपको कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन होगी, कॉस्ट रिडक्शन दे देंगे। एफिशिएंसी। ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब हम सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के साथ जाते हुए किसी मार्केट में इसको पिच कर रहे होते हैं, उस कस्टमर का माइंड शायद कुछ और होता है। मसलन अगर आपका आईसीपी बनता है एक स्टार्टअप, या एक स्टार्टअप ऐसा कह लें जो ग्रोथ स्टेज के ऊपर आ चुका हुआ है, लेकिन अभी उसके पास इतने टाइम नहीं है, इतने फंड्स नहीं है कि वो अलग से एक पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट लेकर उसको मैनेज करवा सके अपनी बुक कीपिंग को। एक चीज, उसके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ और आपकी सर्विसेज की आएगी कि जी आप ये वाली पेन हमें दे दें, आप, हम वहां पर कॉस्ट रिडक्शन, ये बात की चीजें आएंगी। इमीडिएट वैल्यू प्रोपोजिशन उसके सामने कुछ और जाएगी कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सारा फोकस करें, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, लेटेस्ट आप इन चीजों के ऊपर वरी ना करें, ये चीजें आप हमें दे दें, ये हम कर लेंगे। अब इसके लिए मैं कुछ और वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज मेरी और डिजाइन साथ साथ प्रपोज होती रहेंगी। एग्रीड? एग्रीड। ठीक। ये हमारे पास इमीडिएट कस्टमर डिस्कवरी के थ्रू ये चीज निकली हुई है, ये वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। लेवल कि आपको पहले वो बंदा तो ढूंढना है ना, हाँ। है ना। लॉ का जो फील्ड है एंड इवन एजुकेशन का फील्ड है, व्हिच आर माय फील्ड, उसमें है तो हर घर में लॉ चाहिए। ये मुझे पता है कि मार्केट इज एवरीवेयर, कोई घर ही नहीं है जिसमें ना एजुकेशन हो ना लॉ का कोई दखल हो, है ना। लेकिन जहां, जिस वाले के पास मैं जाना चाह रही हूँ, वो वाला कहाँ है जिससे मैं उसके पेन पॉइंट्स इकट्ठे करूं। मेरे पास भी एक लिस्ट है ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक आई कैन पुट इन माय वैल्यू प्रोपोजिशन एंड से ये मेरी वैल्यू है, मैं आपको बेचूंगी, ये आपको मिलेगा, है ना। लेकिन
ये एस्पेक्ट जो है इस बूट कैंप का, अगर आप इसमें ये ऐड कर दें तो इस वक्त ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये ऐड कर दें, लेकिन उससे में ये चीज आने वाली है, हाँ कि वो वहां तक कैसे पहुंचेंगी कि मैंने ये वाली आईसीपी तक जाना कैसे था। कुछ लोगों को तो क्लैरिटी है ना इस चीज की, जैसे इनकी सर्विसेज हैं, या किसी डोमेस्टिक, किसी ना किसी का तजर्बा है वो एग्जैक्टली एक्चुअली। हाँ, तो वो डोमेस्टिक यूजर को तो शायद इनकी सर्विसेज नहीं चाहिए, इनको लार्ज स्केल फर्म्स को भी इनकी सर्विसेज नहीं चाहिए, उनके पास तो प्री डिफाइंड फुली डाइवर्स फुली इनरिच डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो इनके हद तक तो ये बात ठीक है। अब इन्होंने भी जब न्यू सेगमेंट में जाना है या अपनी एक अज्यूम्ड आईसीपी के पास जाना है, तो उससे पहले भी इनको अगर इसमें मसला आ रहा है ना कि नहीं समझ नहीं आ रही इस आईसीपी में मुझे, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, हमने आपका कस्टमर डिस्कवरी कर लिया और हमने उसकी कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन हमें कुछ पता चल गई। अब ये एक खास लेवल के स्टार्टअप स्टेज के लोगों का प्रॉब्लम होगा जिसको हम इस तरह से वैल्यू प्रोपोजिशन अपनी ट्यून करके वहां तक पहुंचेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई टेक स्टार्टअप है या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टार्टअप है, वो भी यही काम करके ही वहां तक पहुंचेंगे। अगर हम ब्लाइंडली अपनी एक वैल्यू, मसलन मैंने सोच लिया कि यार मैं बुक कीपिंग देता हूं, यूजुअली बुक कीपिंग में लोगों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए इसलिए आउटसोर्स करेंगे, या उनको रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चाहिए इसलिए आउटसोर्स करेंगे, फाइन। मैं इसके नाम पे अपनी एक कैंपेन बनाता हूं, अपना एक ब्रोशर बनाता हूं, और उसको मैं इनबाउंड कैंपेन या ईमेल मार्केटिंग में चला देता हूं, मैं ऐड चला देता हूं, मैं लिंक्डइन पे मैसेजिंग करना शुरू कर देता हूं, लोगों से कहता हूं यार मेरी सर्विसेज ले लो मैं ये बेच रहा हूं, या मेरी सर्विसेज ले लो मैं ये बेच रहा हूं। यूजुअली B2B के अंदर सेलिंग इस तरह से होती नहीं है। जब हम डायरेक्ट इस तरह बिल्कुल डायरेक्ट जाकर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। लेकिन ये अगेन सॉरी, मुझे यहाँ पर अपने आप को रोकना पड़ जाता है, मैं आपको सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर नहीं ले जा पा रहा इस टाइम। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमारा जो जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है, वो अभी तक इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया है अपनी बुक्स में कि मुझे किसको बेचना है और क्या बेचना है और उसको क्या चाहिए। तो उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अगले सेशन से पहले पहले अपने 8 से 10 कस्टमर्स का इंटरव्यू जरूर करके आइए। यानी मैं नहीं कह रहा कि आप उसके कोई 35 क्वेश्चंस करें, मेरी रिक्वायरमेंट उसमें आपसे सिर्फ छोटी सी है कि उसका कोई पेन पॉइंट आपने आइडेंटिफाई, रिकॉर्डेड सेशंस होने चाहिए आपके पास, उसको आप एआई में डालेंगे, ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेंगे उसकी। यूजुअली अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स में डील करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही सारी बात हो रही होती है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन बड़ी इजीली हो जाती है। उसको चैट जीपीटी में डालें, उसको बता दें कि भाई दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट माई एनालिसिस, मुझे इसमें से ये चाहिए कि व्हाट डज एक्चुअली इज पिंचिंग दिस कस्टमर एंड व्हाट कैन आई सर्व टू हिम, और इन व्हाट कैपेसिटी ही कैन बी ऑफर्ड व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज विद इन दिस डोमेन। तो जब आप जीपीटी को इतना बता देते हैं, इतना ट्रेन कर लेते हैं अपने उस एपीआई को, तो वो आपको एनालिसिस निकाल के दिखा देता है। आपको ये बहुत बड़ी साइंस नहीं रही। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप कोई क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर हो, एनवीवो हो, एसपीएसएस हो, वो यूज करें और फिर इतना सारा सीखें, नॉट एट ऑल। सिर्फ ये चीजें अभी हैंड्स ऑन हम खुद करके यहाँ तक आप सब लोगों से ये बातें कर रहे हैं। जिसको वो कोई रिजल्ट्स देखना होंगे कि यार ये कैसे किया था, तो मेरे पास सारे वो ट्रांसक्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास एनालिसिस पड़े हुए हैं, और मेरी उसकी बेस पे मेरी सेल्स डेक बनी हुई मेरे अपने बिजनेस की। मैं सेल्स डेक के साथ मैं लोगों के कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप डेवलप कर रहा हूँ। सो ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही हैं, ये सारी बातें प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली हो रही हैं। सर ये ले लें, ये ले लें जी। ये आपने कहा कि हमें, अगर आई हर्ड यू राइट, 8 से 10 पोटेंशियल कस्टमर्स के इंटरव्यू करके उनसे वो पेन पॉइंट लेने हैं। तो अगर 8 से 10 पोटेंशियल कस्टमर में पता हो कि कहाँ है, तो हम मर्ड उनको सेल ही ना कर दें। नहीं तो नहीं, फॉर इंस्टेंस मैं बड़ा सिंपल सी बात है ये तो। चलें आप ही की मिसाल ले लेते हैं। आपके ख्याल में आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है? हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे मेरे को बताया गया, ऐसे टिपिकली ऐसे एक अजीब सी बात है, सारे स्टार्टअप कहते हैं, लेकिन पिछले दिनों मैं ईद के दिन शूटिंग में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि स्टार्टअप एज एन नॉट स्टार्टअप, प्रॉब्ली द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप, आई हाँ, नीड टू रीच आउट दैट पर्सन। अच्छा ये तो हो गया ना ठीक उसका है, डिसीजन मेकर पर्सन। हाँ एब्सोल्युटली। ऐसे सो अगर मैंने उसको रीच आउट करना है, हाँ और अगर मैं उसको लिंक्डइन के थ्रू करूं या किसी हाँ थ्रू, तो अगर हाँ एक दफा वो बात करने मान जाए, तो फिर मैं उससे सवाल क्या पूछूं, फिर तो मैं
अब वो क्योंकि यार मुझे अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है, हाँ, तो फिर मैं उसको एंगेज ही कर लूं किसी न किसी तरीके से। यही हम गलती करते हैं अच्छा, जब हम कस्टमर डिस्कवरी के प्रोसेस में उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं क्या करूं उस वक्त, मतलब उसको मैं क्या, मैं आपको एक छोटी मतलब सी वो एक बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। मसरूफ आदमी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ इसी की। सिंस मेरी हैट आपको पता है कि आई एम डूइंग अनदर पीएचडी इन अनदर फॉरेन यूनिवर्सिटी, सो आई हैड दिस प्रिविलेज टू यूज दिस माई सेल्फ एज इन दिस कैपेसिटी कि जी मैं एक रिसर्चर हूँ और ठीक मैं है, वाकई में रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक ये है, कुछ झूठ भी नहीं है। लेकिन जी। मैंने एज अ रिसर्चर अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ही एड्रेस किया ओके, और मैंने उनसे बात की कि भाई मैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो आई वुड लाइक टू हैव अ 15 to 20 minutes conversation with you if you could please spare some time. ठीक है, What was the response rate? When I was doing that on LinkedIn, so out of 15 to 20 messages, I was receiving one confirmation. ठीक है, Not a short सा मैसेज, 4 से 5 लाइंस का छोटा सा अपना इंट्रो, मैं ये हूँ। अच्छा, आप रिसर्चर का हैट नहीं पहन सकते, मत पहने। आप कह दें मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इंडस्ट्री इनसाइट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने आपका प्रोफाइल बड़ा इंप्रेसिव है, मैंने देखा है और मुझे लगता है कि आप इस गिविंग बैक टू द कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू वुड योर वैल्यूज या योर इनसाइट्स विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर द कम्युनिटी। जब हम इस तरह का हैट पहन कर जाते हैं ना, ठीक है। तो 15 20 25 लोगों में से कोई ना कोई एक बंदा आपको रिस्पॉन्स दे देता है। अच्छा, इसका स्पेसिफिकली टू माय एरिया, एज यू नो, अगर मैं किसी ऐसे को पकड़ लूं जो कि मेरे एरिया में ऑलरेडी काम कर रहा है और थोड़ा सा हाँ स्टैब्लिश्ड है, हाँ हाँ, उससे भी राय ली जा सकती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अभी मैं उन स्ट्रेटजीज के ऊपर आ रहा हूँ ठीक कि है, हम इनको कहाँ कहाँ से और पकड़ सकते हैं। पकड़- असल में तो हमने डेटा लेना है ना, हाँ, लेकिन अभी ये नहीं कि ये कस्टमर ढूंढना कोई मसला नहीं है आपके लिए। सिर्फ हमारे जहन में ये हम जब जब ये कहते हैं ना कि यार ये इसको तो ये मैं सीधा बे, यानी मेरे इंटरव्यूज में मेरे मुंह पे वो मुझे कह रहे हैं यार हमें एंटरप्रेन्योरियल बूट कैंप चाहिए, हमें बंदे नहीं मिलते, हमें अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलते। हाँ, और मेरा कितना दिल मचला होगा कि मैं कह दूं कि यार मेरे से ले लो, हाँ, लेकिन अभी तो आप मेरे लेकिन मेरा टोपी वो और सेल्फ पहन कंट्रोल मुझे करना पड़ा उस टाइम। नहीं भाई नहीं, इस टाइम मेरी ठंडा वो था हैट मिजाज। नहीं है। हाँ, इनके ऊपर या इन जैसे लोगों के ऊपर मैं किसी और तरीके से आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, किसी यूनिवर्सिटी में बैठा है या किसी अच्छे इंक्यूबेटर में बैठा है, उसे मेंटोर क्यों नहीं मिल रहा? इसके भी तो कोई रीजंस ही होंगी ना, अच्छा मेंटोर क्यों नहीं मिल रहा? हम यहाँ बैठकर इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उनसे उनके पास इस मेंटोरशिप की उनकी क्वालिटी को पूरा कर दे, तो देन वी हैव टू गो डीप डाउन। आई मीन वो क्यों, अच्छे से उनकी क्या मुराद है, क्या मसले आ रहे हैं। जैसे कल इनका एक वो फ्लोरिडा में जो इनके वाली डील हो रही है, उसके अंदर क्या उनको वहां पर फाइनेंशियल बुक कीपिंग लोग नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? कैसे हो सकता है? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिल रहे? कैसे नहीं मिल सकते? वो पेन पॉइंट्स कुछ और हैं। वो पेन, जब आप उन पेन पॉइंट्स को फिर प्रिपेयर करके जब आप जाते हैं ना, तो देन यू विल बी एबल टू कैच द कस्टमर। ये B2B और B2C का ये बहुत बड़ा फर्क है। आपसे B2C में तो हमने जैसे भाई अंधाधुंध मेरा ऐड एक चला देना है क्वेश्चन, अपने खास सेगमेंट के लिए और उन्होंने बाय कर ही लेना है, कुछ ना कुछ हो ही जाना है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, अभी आपका और मैडम की इस पॉइंट के ऊपर हम दोबारा आएंगे कि हम इसको और किस किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं। ये तो बड़ा, मेरे वाले केस में बड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स नेट पे मिल ही नहीं रहे थे कि जो इंक्यूबेशन टाइप सर्विसेज एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उबैद भाई और जुनैर भाई वाले केस में बेतहाशा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना? तो उनको तो बड़ा इजीली हम देखते हैं भी, कैसे कैसे देख सकते हैं। इसी तरह उस्मान साहब वाला जो सर्विसेज है, इसमें बड़े लोग हैं, इनको भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम? आईसीपीज है, जी अगर जो मेरे जहन में है कि ये आईसीपी है मेरा, जी, राइट, उसको मुझे इंटरव्यू करने पड़ेंगे ना उन 8 हाँ 10 लोगों को। हाँ हाँ तो मुझे यही नहीं पता कि वो है किधर, कौन है, किधर बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचूंगा कैसे? सर, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आपका जो बेसिक कस्टमर है वो किस कैटेगरी का, स्टार्टअप कैटेगरी का है, उस स्टेज का है जो ग्रोथ लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच चुका है, या किसी हद तक SMB लेवल की कंपनीज है। अब इन लोगों को सर्च करना, डायरेक्टरीज में से लेना, लिंक्डइन से ट्रेस करना, क्या ये मुश्किल है? अगर आप एक सर्टन ज्योग्राफी लगा रहे हैं, आप अपनी ICP डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ICP हमें यही तो बता रही है कस्टमर सेगमेंट कि मैं फलां ज्योग्राफी में फलां किस्म की लेवल पे बैठा हुआ होगा, इतनी टीम स्ट्रेंथ होगी,
अगर उसके कई फाइनेंशियल मामलात हमें कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इतनी वैल्यूएशन में खेल रहा है, फॉर इंस्टेंस यूजुअली 500 के डॉलर्स का रेवेन्यू उसने अर्न कर लिया हुआ है, या इतनी फंडिंग उसने विन कर ली हुई है, तो इसका मतलब है उसके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकता है। अब हम जाएंगे इस तरह की ट्रैकिंग के ऊपर, तो फिर हम उसकी डायरेक्टिव्स निकालना शुरू कर देंगे। Actually, और psychological inhibition है because we are used to talking to people whom we know. हमें जिन लोगों का पता है ना, हम कंफर्टेबली उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अननोन लिंक्डइन एंटिटी, उससे पहले आपको हेलो हाय में थोड़ा सा पता नहीं उनका response इन्वेस्ट कैसे है। करना तो पड़ता कोई है। बात हाँ, नहीं, हम थोड़ा सा हाँ। फेल होंगे तो हम सीखेंगे ही ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, ये आपको एक और चीज बताती है, यानी जी ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के बिजनेसेस के कॉम्पिटिटर्स वेरी नोन है, जिनकी सर्विसेज मार्केट में, हाँ किसी को पता है कि यार ये 600 और कंपनियां बैठी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं। मैं पहले ये ऑनलाइन वालों को देख लूं, किसी का हैंड रेज तो नहीं। जी जुनैर भाई का, एक मिनट जी। जी जुनैर भाई बताइए। डॉक्टर साहब, मैंने चैट पे वैसे मैसेज पोस्ट कर दिया है। आई वांटेड टू आस्क कि ये सारा जो प्रोसेस है ये सेल्स के क्लोजर के को काफी प्रोलॉन्ग नहीं कर देगा? और उसके यहाँ तो आप ये सारी एक्सरसाइज को एज ए प्री सेल्स एक्टिविटी के तौर पर आप जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इफ आई ऐड अनदर एस्पेक्ट टू इट, कि अगर लेट्स से अगर हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर, तो क्या ये हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के लिए काफी रहेगी, या हमारा क्या कहते हैं हमें ये एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट हर साल के लिए जो है ना वो करनी पड़ेंगी? ओके, पहले मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। ये बात हम पहले भी एक दफा कर चुके हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है ना, इन टुडेज चेंजिंग एरा, आई मीन टेक्नोलॉजिकली वी आर ऑन हाई पेस, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रही हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको एक सेगमेंट के लिए 4 से 6 महीने के लिए काम देता है। उसके बाद चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो रही होती हैं। खास तौर पे जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है यूएस मार्केट की, उसको सामने रखें, लोगों की बाइंग प्रेफरेंसेस, लोगों की स्पेंडिंग्स, वो कुछ और तरीके से वहां पर प्रायोरिटीज उनकी सेट हो रही होंगी, तो वी विल हैव टू लाइक बी ट्विकिंग आवर मॉडल्स। बट फिर आप सोचेंगे कि अगर ये 4 6 महीने में इसकी एक्सपायरी हो जाएगी तो फिर मुझे इसका फायदा क्या है? देखिए, फायदा इसका ये है कि जब 4 6 महीने के बाद पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल नहीं आपका चेंज हो रहा होगा, वो चंद एक चीजें होंगी जो चेंज होंगी। मसलन वैल्यू प्रोपोजिशन है, अभी आपकी शायद वैल्यू प्रोपोजिशन 1 साल तक वही चलती रहे, लेकिन आगे चल के किसी को कोई सिक्योरिटी के ज्यादा इश्यूज आ गए हैं, साइबर सिक्योरिटी का इतना ज्यादा आ गया कि आपको सबसे पहले रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी या स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से साइड पर हटकर शायद आपको आपकी सर्विसेज में साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन रखनी पड़ेगी, और तब आपकी वैल्यू प्रपोज हो रही होगी। तो इस तरह की ट्विकिंग थोड़ी बहुत साथ साथ वक्त की होती रहती है, लेकिन इस प्रोसेस से एक दफा थ्रू हो जाने के बाद अब आपके लिए बड़ा इजी है कि जब भी कभी आपने मार्केट को देखना है, आपने 2 से 4 चीजों को उठाकर देखना है, मार्केट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपैटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने कस्टमर डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि या करंट कस्टमर ये वही मुझे बता देगा कि यार क्या हो गया, क्या चेंजेस आ रही हैं, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, हम उसको इस हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई बहुत बड़ी गेम नहीं होती। अब आप आ जाए पहले क्वेश्चन पे, मुझे पहला क्वेश्चन जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर दें, कि आप शायद कह रहे हैं कि ये प्री सेल साइकिल है कुछ। जी, आई वाज मेंशनिंग कि क्या आप इस पार्ट को, इस सारी एक्सरसाइज को एज ए प्री सेल्स एक्टिविटी के तौर पर आप मेंशन करना चाह रहे हैं कि हमें ये प्री सेल्स का पार्ट होना चाहिए, या ये जब प्रॉपर ये सेल्स का जो फ्लो चल रहा होता है ये उसका पार्ट है? तो आपने बता दिया कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट डूइंग वर्क। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप अभी अपनी जिस स्टेज पे खड़े कहीं पर भी बैठे सेल्स कर रहे थे ना, उसको आप कंटिन्यू करते जाएं। वो आप इस इंतजार में ना बैठे कि बूट कैंप की 8 एक्सरसाइजेस पहले पूरी होंगी तो फिर मैं अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करूंगा। अभी आप जो आज सीख रहे हैं इसको आज से ही अप्लाई करना आप शुरू कर सकते हैं। मसलन हमने बात की कस्टमर डिस्कवरी से रिलेटेड, अब कस्टमर डिस्कवरी के अंदर नहीं, हमें तकरीबन मेरा कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ हो रहा है। असल में एक्सरसाइज की तरफ मेंशन करने का या रेफर करने का पॉइंट ये था कि हम जब अपना सेल्स पाइपलाइन डिफाइन करते हैं ना,
तो उस पाइपलाइन के अंदर जब कस्टमर डिस्कवरी वाला पार्ट जब हम देख रहे होते हैं कि यार जब लीड जनरेशन कर रहे होते हैं हम, ठीक है, फिर उस लीड जनरेशन के अंदर से हमने दोबारा देखना होता है कि अच्छा जी अब जो हमने जो पाइपलाइन यहाँ रखी हुई है अब हमने इनसे ये क्वेश्चन फिल करवाना है या हमने इनसे ये चीज पूछनी है, कौन लोग हैं कि जो हमारे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हैं, मीटिंग स्केड्यूल करके या उनकी नीड्स क्या हैं, या अगर किसी बंदे की इंक्वायरीज हमारे पास आने लग जाएंगी तो उस सारी एक्सरसाइज के अंदर रहते हैं और फिर कुछ प्री सेल्स मीटिंग होती हैं जिनके अंदर हमने अपना एक एआई का बंदा या कोई बहुत टेक्निकल बंदा जो उन लोगों को उनकी नीड होती है कस्टमर की, उसके मुताबिक वो बंदा शो करना होता है। और उधर हम कोई फाइनेंसिस वगैरह की बात नहीं करते हैं, वो आगे सिर्फ और सिर्फ हम उनको ये बता रहे होते हैं, एक कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं कि यार ये एक बड़ा काम आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसा एआर भाई के साथ भी बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि यार मुझे ना बस एक बंदा वहाँ पे शो करना है मीटिंग के अंदर, तो मुझे एक बंदा चाहिए। और उससे पहले जी 2 से 3 मीटिंग को पहले कर चुके होते हैं क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। तो वो जो ये जो कस्टमर डिस्कवरी, ये जो सारा एक सेल्स का प्रोसेस है, क्लोजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई थिंक 5 या 6ठी मीटिंग के अंदर जाके जो है ना वो डिस्कस हो रहा होता कि जी ये फाइनेंशियल टर्म्स होंगी और इस तरह से होगा, या नेगोशिएशन जो है ना वो साथ ही मीटिंग के अंदर चल रही होती है इन बास केसेस। तो अब जब आप ये वाली जो पार्ट और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये उस फनल के अंदर या वो सारी जो पाइपलाइन है सेल्स की उसके अंदर जो है ये कोई प्री सेल्स वाली मीटिंग के अंदर फॉल कर रही है, क्योंकि उसके भी जो मुझे अभी तक पता चला है वो ये है कि उसके भी सेगमेंट्स होते हैं, प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। पोस्ट सेल्स जो है ना वो ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर या क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैं उस जी जी जी, कॉन्टेक्स्ट मैं के अंदर समझ गया रहते हूँ हुए आपकी पूछ रहा बात। था। ओके 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 जुनैर भाई, हाँ जी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं दिस इज प्री सेल्स, यस। लेकिन प्री सेल्स के अंदर रहते हुए जब आप हम बात कर रहे हैं आपका एक बिल्कुल अनटच्ड कस्टमर सेगमेंट, जिसको अभी तक आपने प्रॉपरली उस तरह से शायद डिफाइन पहले नहीं किया हुआ। अभी जैसे अब आपको एआर की तरफ से कोई लीड आ गई और अभी आप उस तरफ चले गए, आपको कहीं और से कोई रेफरेंस आ गया, आप उस तरफ चले गए, तो अभी आप अपने आप को खुद एज एन एक्टिव सेलर या एक्टिव कंपनी के तौर पर शायद पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस मॉडल इतना सस्टेनेबल हो कि आप दूसरों की दी हुई लीड्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपके वाला जो स्पेसिफिक बिजनेस केस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अदर लीड्स, उसमें कहीं कुछ सेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन अ लॉन्गर रन। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इट कि हम इस एक कड़वी दवाई को लेते हुए एक लॉन्गर रन के लिए अपने आप को सस्टेनेबल बना सके इस प्रोसेस के थ्रू। मसलन आपने मिड साइज कंपनीज को टारगेट करना था, उन कंपनीज के कुछ इश्यूज को हमने पता करना है कि भाई तुम्हें असल में चाहिए क्या है और मैं तुम्हें उसमें क्या हेल्प आउट कर सकता हूँ, यानी मैं इनको कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ, ये बाद में हम बात करेंगे। वो हम यहाँ पर अपनी फाइंडिंग्स अपने नोट करते रहते हैं। तो एक हमने कस्टमर डिस्कवरी का एक बताया कि यार इंटरव्यूज वगैरह कर ले, कुछ लोगों से डाटा इकट्ठा कर ले, डू नॉट गो फॉर क्वांटिटेटिव सर्विस, क्योंकि क्वेश्चन बना दिए उनसे कहा फिल कर दो, वो बड़ा बायस डेटा आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज आर द बेस्ट टूल्स टू कलेक्ट सच अ डेटा, क्योंकि उसमें the respondent loves to go deep down if they have some energy and they have some thirst to go over there, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि आपकी जैसी कंपनीज के लिए तो सबसे पहले आप अपने कंपैटिटर को तो स्टडी करें कि कंपैटिटर क्या करता है। यानी इस वक्त उस्मान साहब वाली जो कंपनी है ये इतने बुक कीपिंग सर्विसेज वहां पे देते हैं, आप लोग एडब्ल्यूएस सर्विसेज देते हैं, बेतहाशा कंपनीज हैं। तो क्या हमने अपनी कभी कंपैटिटर को कभी हमने स्टडी किया है कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। तो लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरसाइज कि हम लोग कंपैटिटर की स्ट्रेंथ, वीकनेस और हर चीज को नोट कर रहे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या उसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं, क्या ऐसा कंपैटिटिव एज ले रहा है वो, इनसाइट्स लेनी है हमने, उसकी पोजीशनिंग, प्राइसिंग, स्ट्रैटेजी टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फॉर आवर ऑन सेल, उसके लिए नहीं, हमारे लिए। तो सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चंस हैं कि मेरा पहले आप मुझे अपने आप को बताएं, ये आपने बताना है व्हाट आर माय फाइंडिंग्स, का मतलब ये है कि आपने खुद इसको सॉल्व करना है कि हु आर माय डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। मेरी ही मार्केट में जिस आईसीपी को मैं टच करना चाह रहा हूं उसमें 5 मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी तो कोई ना कोई होंगे ना, वो कौन है। अच्छा, अगर मैंने क्या अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ इंटरेक्शन की है या नहीं की, नहीं की तो बहुत बुरी बात है।
अगर की है तो किस कैपेसिटी में की है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया हुआ है कि हाँ मैंने एज अ कस्टमर अपने कंपैटिटर को टच किया कि मसलन कोई AWS ही सेल कर रहा है और मैंने उसको एज अ क्लाइंट ही किया कि यार मुझे AWS चाहिए तो फला फला चीजें हैं तो मुझे कोई कोड दो। वो फौरन भागा भागा आएगा, वो मुझे डिस्कवरी कॉल लेगा अपने तौर पे और वो मुझे अपनी सारी चीजें पिच कर रहा होगा कि जी मैं आपको ये दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, उसमें ये चीजें होंगी। So observe everything, the way they were presenting, the way they were highlighting the value props. अभी ये सारी चीजें आपको आपका बिजनेस मॉडल डेवलप करने में बहुत काम देंगी। आपने उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी चीजों को रेप्लिकेट कर लें, आप अपनी चीजों के आपके सामने एक बेंचमार्क सा आ जाएगा, आपके सामने एक सैंपल सा आ जाएगा कि मार्केट में ये चल रहा है इस टाइम। और अगर आप कोई 4 से 5 कंपेटिटर्स को ही इस तरह स्टडी कर लेते हैं, आपको प्राइसिंग का पता चल जाएगा, उनकी पोजीशनिंग पता चल जाएगी, द वे दे आर डीलिंग, वो पोस्ट सेलिंग में क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन में क्या ऑफर कर रहे हैं, और इसके अलावा गारंटीज वारंटीज और 24/7 सपोर्ट, ये वो इस तरह की क्या क्या चीजें वो दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम एज अ कस्टमर फिर नोट कर रहे होते हैं। और ऑल्दो कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय देम एक्चुअली। अच्छा ये भी हो सकता है कि लेटर ऑन आप उन्हीं के साथ उन्हीं के पार्टनर बन जाएंगे, अच्छा यार तुम जो मुझे बेच रहे हो ना, असल में ये इस तरह की कुछ मिलती जुलती चीजें ना तुम्हारे डाउन द रोड मैं भी कुछ बेचता हूँ, तो तुम्हारा आगे कोई कस्टमर आए ना तो उसको चाहे तुम्हें सस्ती चाहिए हो तो मैं भी बेच सकता हूँ, या तुम्हारा बैंडविड्थ तुम्हारी वहां तक महदूद है तो मैं तुम्हें से ज्यादा सर्विसेज ये मेरे पास भी वैरायटी पड़ी हुई है तो मैं भी तुम्हें ये दे सकता हूँ। तो दीज आर, यानी कि ये 2+2 नहीं है बिजनेस, हमें खुद स्मार्टली इन चीजों को खुद सोचना होता है और as per the context we have to take the decisions कि इस बंदे को ये चीज सेल की जा सकती है, but that only happens when we start interacting with people. Sitting in isolation, बैठ के assumption टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत कर लेने से कभी भी हम अपने बिजनेसेस को आगे नहीं लेके जा सकते। We have to explore the world. How many competitors have I analyzed? So जी मैंने 12 competitor को एनालाइज किया, लेकिन उनमें से 4 को मैं कर रहा हूं हाई ज्यादा, क्योंकि मैंने 12 को स्टडी किया था, लेकिन सिर्फ 4 की चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ मैं कंसिडर कर सकता हूँ, वो क्या है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि हमने आपको सैंपल आंसर्स दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है आपने इन्हीं को फॉलो करना है, ये सिर्फ आपके हिंट के लिए हैं। ओके, अब पता चले कि हर किसी ने फिर बाद में यहाँ पे लिखा हुआ 12। What methods did I use to gather competitive data? मैंने कहाँ से ये डेटा लिया है जी? मैंने आपने हो सकता है आपने कहीं ऑनलाइन रिसर्चेस की हो, हम करें ऑनलाइन रिसर्चेस, हम ये नहीं कह रहे कि मत करें, लेकिन बातचीत भी जरूर करें ऑनलाइन के अंदर। फॉर इंस्टेंस आप उनकी वेबसाइट्स को जाकर देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि यार इनकी तो वेबसाइट की स्पीड ही बड़ी थोड़ी है, पहले ही आपका फीडबैक उसके बारे में ये डाउन हो गया, क्योंकि मैं नहीं इसको खोल रहा तो कोई और कस्टमर क्या खोलेगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद भी वेबसाइट ही नहीं खुली, तो ये भी अब आपका एक अच्छा फीडबैक है उसके बारे में। दूसरा, अब ये उनका एक उनकी वीकनेस है जो कि आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए ना, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इनबाउंड कैंपेन, जिन लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाना है। अदरवाइज मैंने उनकी प्राइसिंग देखी है, वो तो पैकेजेस ही बड़े फजूल से बने हुए हैं, अब वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है अगर आपकी आईसीपी को इस प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, ओके, इस तरह की डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी। तो ऑनलाइन सर्च भी हो सकती है, रिपोर्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो इंटरव्यूज। तो एक हम पहले बात करते आ रहे हैं कि अपने कस्टमर से इंटरव्यू करें, उसको जानें। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि उन कस्टमर्स के साथ हो सकता है आपके कंपैटिटर ने पहले बातचीत करके ही अपनी कुछ चीजें बनाई हुई है ना, तो आप अपने कंपैटिटर को तो स्टडी करें कि वो क्या कर रहा है मार्केट में। मेक सेंस? मैं जरा, हाँ जी बिल्कुल, वो भी मोर और लेस उसी सेगमेंट को ही टच कर रहा है। अच्छा, how often do I update my competitive analysis after each quarter? कि भाई आज की मार्केट में खासतौर पे जो टेक में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए खुद को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। सर ये ना ले लें, ये ले लें, ये ले लें। एक्सरसाइज का मकसद जो है उसका आउटकम अपनी सर्विसेज को अलाइन करना है या डिफरेंशिएट करना है कंपटीटर से? दोनों। देखिए अभी जिस स्टेज पे सपोज आप बैठे हुए हैं, हाँ, मैं आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, अगर आपको कंपेटिटर अपना कोई मिल जाता है कि यार ये बंदा भी वही सर्विसेज दे रहा है जो मैं देता हूँ, फ्रैक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे रहा है, ठीक है,
लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मैंने वैल्यू क्या प्रपोज करूं, मैं लोगों तक तो मैं पहुंचूं अभी इसकी कैसे। अलाइनमेंट ले सकता हूँ। हाँ तो मैं तो मेरे लिए तो ये अलाइनमेंट ही है सारी की सारी। सही है। और फिर मैं उसी अलाइनमेंट में रहते हुए मैं देखता हूँ कि अच्छा ये बंदा ये तो कर ही नहीं रहा, तो ये तो मेरा यूएसपी है, ओके। इसके इसकी सर्विसेज में ये बड़ा ये ड्रॉबैक है, या इसकी प्राइसिंग में ये मसला है, या इसकी ज्योग्राफी या इसकी कवरेज में ये मसला है। एट दिस स्टेज इज मोर ऑफ अलाइनमेंट। एग्जैक्ट, आपके लिए ये ज्यादा अभी अलाइनमेंट अलाइनमेंट है, है। लेकिन जुनैर लोगों के लिए ये नहीं होगी, जुनैर लोगों के लिए तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। हाँ अलाइनमेंट इस लिहाज से है कि इन्हें इन्हें अपना कुछ मटेरियल तैयार करना है, इन्हें उस मटेरियल इन सेंस के जो कस्टमर तक जाना चाहिए, कोई बिजनेस सेल्स डेक जाना है, कोई कैटलॉग जानी है, कोई इनबाउंड कैंपेन्स का कंटेंट जाना है, ईमेल मार्केटिंग में कोई कंटेंट जाना है, या इंटरव्यूज के दौरान कोई बातचीत होनी है, वो फर्स्ट सेशन के दौरान कोई बातचीत होनी है, वो बातचीत कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इनके नोट करने वाली होंगी ना कॉम्पिटिटर से बात करते हुए कि यार कॉम्पिटिटर ने ऐसे डील किया था मुझे कस्टमर से मिलते हुए, so I also need to adopt these things. So at that time, it's alignment as well as differentiating. ठीक है? ठीक। Okay. जी। अब हमने ऊपर बात की ना कि मैंने कहा था कि कितने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर लिया है, तो कोई 12 कंपेटिटर को किया था जिसमें से 4 के बारे में ये बात कर लेता हूँ, दैट इज सफिशिएंट। अब ये देखें हमने उनके कुछ डेटा पॉइंट्स बना लिए हैं, डेटा पॉइंट्स हमने कुछ बना लिए कि यार उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, उनकी कोई वीकनेसेस होंगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, और जो मैंने कोई 12 15 या 10 लोगों को एनालाइज किया है ना, उसमें से सारों की अगर मिलती जुलती चीजें आ रही है ना, तो 4 जो मोस्ट वेरिंग किस्म के कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, जो जरा डिस्टिंक्टिव होंगे, मैं उनके बारे में नोट कर लूंगा कि यार मेरी स्ट्रेंथ तो ये है, लेकिन उनकी ये है, उनकी ये है और इनकी ये है। अब आगे मेरा डिसीजन है एक्शनेबल इनसाइट कि हम सब की मोर और लेस सेम स्ट्रेंथ्स है, या कंपेटिटर 1 या 2 की ये है लेकिन मेरी ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी की स्ट्रेंथ को मैंने फॉलो करना है, मैंने अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेना है कि हो सकता है उसकी वो स्ट्रेंथ इस वजह से हो क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल बैक बहुत ज्यादा अच्छी है, या वो मार्केट में कोई पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास पता नहीं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो हो सकता है मैं तो वो ले ही नहीं सकता, लेकिन मैं उनको किसी और चीज पे जाके जरूर कम्पीट कर सकता हूँ। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर अपने आप को एक सेल्फ रिलायंस की उसमें है, रियलाइजेशन की उस पोजीशन में। उमर, आर यू विद अस? इसी तरह से वीकनेसेस भी हम कुछ ना कुछ, इन्होंने तो काफी इंटरव्यूज किए हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने काफी इंटरव्यूज किए हैं। इनको तो बीबीसी में चले जाना चाहिए, इनके इतना एक्सपीरियंस हो ये चुका है। हमारे साथ शेयर नहीं करते ना। Yasir bhai, I have a question. Let me know when can I ask. जी जुनैर भाई बताइए। जैसे कंपेटिटर्स जो आप मेंशन कर रहे हैं, कुछ कंपेटिटर्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी स्टेज पर होते हैं, फिर कुछ आपने हाँ मेंशन किए कि जो आपसे थोड़े से बड़े होते हैं। बट हाँ समटाइम्स जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो तब आप विजुलाइज करते हैं कि अभी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं कि जिनके जिनके लेवल तक मैंने पहुंचना है। कॉम्पिटिटर चाहते हैं या आप उनकी तरह के अपने आप को एम कर रहे हैं। अब इस तरह मैं कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैंने कब एसेंचर बनना है। अब मैं अपनी कंपनी को एसेंचर के लेवल तक कब लेकर जाऊंगा, जो कि सिर्फ इस टॉप लेवल की जो वो क्रीम है ना, या दुनिया के अंदर, या लेट्स से मैंने KPMG कब बनना है। ठीक है, तो क्या वो वाली साइड मेनली इधर फॉल करती है, या क्योंकि वो मैं समझता हूँ वो एम है, वो कॉम्पिटिटर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो तो आपका एक एंड आई माइलस्टोन है। रियली डोंट नो एंड माइलस्टोन कहने हैं, और पता तो नहीं माइलस्टोन है ही नहीं है, लेकिन आप ये है कि आप ऐसी अपनी कंपनीज को ना स्टडी कर रहे होते हैं। और वो अभी सब मैं KPMG को थोड़ा करता हूँ, लेकिन एसेंचर को थोड़ा ज्यादा स्टडी करता हूँ, फिर कैपजेमिनी को ज्यादा करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। एंड आई हैव सीन अ पैटर्न इवन इन द अफिनिटीज, कि एक पैटर्न मैंने देखा है पिछले 5 सालों में उनका विजन। ठीक है, तो आपकी आवाज ब्रेक चेंज हो हो रही है गई, बीच में। AI सारी चेंज हो गई AI की वजह से। तो यार ये थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से टॉलरेट करना ही पड़ेगा। मैं जरा पास लगा दूं नोट करके। अब सही है, ठीक है। ये सही है बस। कुछ बेहतर हुई जी, है, तो थोड़ा सा मैं मजीद ये बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी लेट्स से कि उनका विजन काफी चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट चेंज हो गई है।
तो इट इज पॉसिबल कि हम भी अगर जिनको एम कर रहे हैं जिन कंपनीज को, और उनके साथ जब हम उस जर्नी के ऊपर चलें तो आगे जाते जाते हमारा भी विजन चेंज होता है। ठीक है, तो क्या ये वो जो एम है वो क्या इस कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो आपने यहाँ पे सारा बैकग्राउंड डाला हुआ है उसके ऊपर फॉलो करता है? क्योंकि आई फील कि वो जो है ना, ज्यादातर जो आपने पहले सेशन के अंदर जो बीएमसी का जो दिया था वो शायद वो वहां पे फॉलो करता है। तो ये मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि इसको हम किस तरह से उसकी रिकमेंडेशन हम कहाँ पे डाल सकते हैं? ओके, देखिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं ना, आइडियलाइज कर रहे हैं कि मुझे केपीएमजी बनना है सपोज आपकी फील्ड में, वो आपका आप कंपेटिटर नहीं बन सकता। आप उसको एज अ बेंच मार्क ले रहे हैं कि यार उनके पास तो, अब मसलन आप उनकी स्ट्रेंथ्स पे ही चले जाएंगे ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू कम्पीट देयर स्ट्रेंथ्स। अगर आप उसकी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस पे चले जाएंगे ना, यानी उनको जो कॉस्ट पड़ रही है जो कस्टमर को पड़ी वो नहीं, तो आप उसको भी मीट नहीं कर सकते। जिस लेवल के कस्टमर को वो लोग डील कर रहे हैं एज अ मेन ऑफिस, उस लेवल के कस्टमर को तो वो तो आपका टारगेट कस्टमर ही नहीं है, वो आपके आईसीपी ही नहीं है। ठीक है, तो आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को या उनकी अच्छी चीजों को बिल्कुल लें अपने फ्रेमवर्क के अंदर, जो आपके आरबीवी में यानी कि रिसोर्स बेस्ड व्यू में आ रही हैं, कि उनमें से मसलन के जी वो लोग जो भी काम पकड़ते हैं उसमें इंटेग्रिटी बड़ी मेंटेन रखते हैं, 24/7 की सपोर्ट जरूर देते हैं, उसमें ये फला चीजें करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो जरूर देते, तो ये आप जरूर अडॉप्ट करें। लेकिन अगर आप ये बात करें कि मसलन उन्होंने जो रखे हुए हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फील्ड के, यानी जो भी आप अगर मैं ये उस्मान वाली इसके ऊपर ले जाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो क्या उस्मान साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी और उनकी आईसीपी और उन दोनों की प्रोपोजिशंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो कंपेटिटर को, यानी जो हमारा बेंचमार्क है उसको और कंपेटिटर को थोड़ा सा फर्क रखेंगे। यानी ये बेंचमार्क हम वो कह रहे हैं जो हमारे लिए एक बड़ा आइडियल किस्म का कंपनी कॉर्पोरेट लीडर है उस सेक्टर के अंदर। अच्छा जी, आगे आ जाए, डिफरेंशिएटिंग कुछ फैक्टर्स आएंगे, उसकी यूएसपीज आएंगी, उसकी भी मैंने कुछ एक दो मिसालें दी हैं, बाकी मैंने छोड़ दिया कि मसलन वीकनेसेस में आ रहा है कि वी आर कन्वर्टिंग competitor 1 and competitor 3's weaknesses into our strengths। यानी आप यहां पर, अच्छा ये मैंने एग्जांपल के तौर पर 4 कंपेटिटर दे रही हैं, आप लोग चाहें तो 5-6 पे ले जाएं, 2 कॉलम ही ऐड करने हैं ना। जितना अच्छा आप अपने बिजनेस के लिए स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है ना। तो हो सकता है कि अब ये सारों ने प्लीज 1 और 3 की वीकनेसेस को नहीं कन्वर्ट करना, जो आपके लिए द मोस्ट रेलेवेंट है उसको कन्वर्ट कीजिएगा। अच्छा, फिर कॉस्ट कंपेटिटिवनेस आ गई कि हम 15% एक्सपेंसिव हैं देन कंपेटिटर 4, बट 10% कॉस्ट इफेक्टिव हैं कंपेयर टू 1 to 3। तो ये सारे एनालिसिस हम यहाँ पर दे रहे होंगे अपने एक्शनेबल इनसाइट्स के अंदर। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और इन्हीं की बेसिस के ऊपर मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ कि यार ये मुझे ऐसे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, इस चीज में मुझे यहाँ जाना है। अब ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी लिखी हुई हैं, स्केल 1 to 5, 1 फॉर लीस्ट एंड 5 फॉर हाईएस्ट। अब ये हम कैसे जज करेंगे, क्योंकि हम तो कंपेटिटर को सिर्फ ले रहे हैं इंटरव्यू की हद तक, एक्सप्लोर करने की हद तक। क्वालिटी ऑफ सर्विस तो हम जज करेंगे सर्विस को एक्सपीरियंस कर लेने के बाद। तो एनीवन कैन कमेंट ऑन दैट कि हमने ये क्यों डाला है ऐसे। मैं इस पे आ जाऊं, ये 15th पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। हम बात कर रहे हैं कि ये हम यहाँ पर अभी तो कस्टमर कंपेटिटर को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये वाली हम रेटिंग यहाँ पे अपने कंपेटिटर की कैसे दे दें? यानी कि उसकी सर्विसेज को पहले हम एक्सपीरियंस करेंगे फिर बताएंगे। दैट्स वन स्ट्रेटजी, वेरी गुड। कंपेटिटर को हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? इन माय ओपिनियन ये वो है कि जब हम उसकी डिलीवरी को देख रहे होते हैं या जब स्टडी करेंगे उसके रिसोर्सेज कितने ग्रो कर रहे हैं, उसका मार्केट के अंदर क्या मार्जिन बढ़ रहा है। अब जिस हम लेट्स से अगर हम ये टेक्सेल को देखें तो टेक्सेल अब हम टेक्निकली हमारा पार्टनर भी है लेकिन हमारा कंपेटिटर भी है क्योंकि सर्विसेज का स्ट्रक्चर सेम है। और हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखें तो इट्स ग्रोइंग फ्रॉम डे, और जैसे जैसे नई नीश आ रही होती है तो इट मीन्स कि वो जो उन्होंने क्वालिटी मेंटेन, अपना थ्रेशोल्ड मेंटेन रखा हुआ है मार्केट के अंदर,
तो वो उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जी वो ग्रो कर रहे हैं। इसी के बरस अगर हम देखें कि अगर लेट से एक और कंपनी है कि अब उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसकी जो अभी मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह हम देख रहे थे, उसका मार्केटिंग में मार्केट में स्ट्रेटेजी हम देख रहे थे कि वो काफ़ी पीछे जा रही है। ठीक है, अब क्या कहते हैं उसकी सेल्स कैंपेन्स वगैरह अगर हम उस रीजन में जाके देखें कि जी यहाँ पर अब हमें उसके सेल्स वाले बंदों के साथ अगर इंटरेक्ट करें या मार्केटिंग, तो वो आए दिन कोई ना कोई बता रहे होते हैं कि जी अब ये मसला आ गया, फलां लीड्स क्लोज नहीं हुई, प्राइम मसला आ गया। अब उन्होंने डाउन साइज कर दिया, अपने बंदे कितने जो है ना वो फ्री आउट कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो नहीं अब नहीं जुनैद उस भाई, आप चीज के बहुत दूर चले गए हैं, जुनैद भाई बहुत दूर चले गए हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हमने रेट करना है यहाँ पर, विदाउट हमने क्या क्या हम उसको पहले उसको बाय करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करेंगे तब रेट करेंगे। इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है, तो छोटा सा कमेंट करें इसके ऊपर, ये इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यार देखिए आपसे ना, पहले एक मैं कंपनी विकास में भाई से पूछ रहा हूँ ये। पहले विकास भाई, अगर अगर जुनैद भाई अगर आप 1 मिनट के लिए माइंड ना कीजिएगा, तो विकास भाई की नो तरफ नो मुझे नो जाने चलिए दें। ठीक है, ओके ओके। सर मेरे पास टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर कोई इतना खास थॉट्स नहीं है, तो सर आप ही की सर्विस से रिलेटेड है ये। अच्छा चलें, असदुल्ला भाई। जी सर, मैं आई वाज थिंकिंग द सिमिलर थिंग जो जुनैर मेंशन कर रहे थे कि उनकी मे बी केस स्टडीज और उनकी जो क्लाइंट बेस है वो कैसे इंक्रीज हुई है और किन टेक्नोलॉजीज में उन्होंने डिलीवर किया, मे बी उसको अंडरस्टैंड करके कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आई कैन थिंक ओके ऑफ ओके एनीथिंग ओके, एल्स। गुड 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 गुड। उस्मान जावेद साहब, आपकी भी यही थी कि उनके कस्टमर्स का हम थोड़ा स्टडी कर लें कि वो कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, वो कि बड़ा वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है और वो भी इतना रिलायबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चलें किसी हद तक हमें कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और, राशि भाई। अच्छा, ये यासिर वाली भाई मैंने सर्विसेज जो इनपुट है कर ना लिया अपना। ज्यादातर टैक्स से रिलेटेड में ही आएगी। जी जुनैर भाई। मैंने कहा मुझे बताइएगा जब मैं इनपुट दूं, मैंने इनपुट देनी है इस पे अपनी। ओके, जरा मैं ले लूं, राशिद भाई से भी ले लूं। perception so that matter in the market, एक वो भी तो होल्ड करती है ना। दैट मे बी वो 17th है, कस्टमर रेटिंग्स एंड रिव्यूज। हाँ असल में जो आप सब लोग बात कर रहे हैं वो 17th पे आ रही है। इट इज मोर ऑफ, अगर आप एज एक्सटर्नल बंदे बैठे हुए हैं तो उसकी जो मार्केट में रिप्यूट है वो भी आपको इस्टेब्लिश कर सकती है। अगर आप उसके खुद डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर नहीं है तो मार्केट की रिप्यूट उसकी इस्टेब्लिश कर सकती है कि यार कितनी क्वालिटी सर्विस वो ओके बेहतर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम इकट्ठा करेंगे ही ना। हाँ मतलब अच्छा, है कुछ कि वेबसाइट्स ऐसी भी तो है ना, आस्क द पब्लिक, इस तरह की वो जो वेबसाइट्स हैं, कोरा है, वहां पर भी आप जाके ले लेते हैं। सोशल कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वहां पर आप किसी का, वहाँ हर चीज वो मैनेज नहीं कर सकती कंपनी। लेकिन अगर अब फेसबुक पे वॉइस ऑफ कस्टमर के नाम के ग्रुप्स हैं, तो हाँ लोग बड़ा ब्लंटली वहां पे अब जैसे फीडबैक देते दुनिया हैं। जिन जिन कंपनी का हवाला दे रहे हैं, अब वो तो एक रिनाउंड कंपनीज है ना, मतलब उनका तो देयर इज नो थॉट टू थॉट्स अबाउट इट। The हम्म, Deloitte and Accenture and KPMGs of the world and the Boston की वो क्या कंसल्टिंग वगैरह, ठीक है। सो ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में आती मेरे ख्याल में नहीं है, वो ये तो निकल चुकी है। हाँ, जो अननोन्स हैं हम्म, जिनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, उसका तो मेरे ख्याल में आपको इतना कोई उसका तो फिर वही 15वां ही निकलता है कि मे बी यू नीड टू रेफरल्स। रेफरल्स अगर आप मांगे, मिसाल के तौर पर आपने किसी को काम देना है हम्म। तो आप उससे कस्टमर रेफरल मांगते हैं, या तुम्हारा कोई कस्टमर का रेफरल है और फिर आप उसके कस्टमर से चेक करते हैं कि यार इन्होंने आपके साथ काम किया है, आप बताएं कैसा काम किया इन्होंने। दैट इज हाँ वन ये हो वे। सकता है। अच्छा, तफजुल भाई का हम हाथ उसमें रेज हो रहा है जी, तफजुल भाई बताइएगा। जी। वैसे तो मैं कोई बहुत माहिर प्रोडक्ट मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस का नहीं पता, अगर नहीं पता और अगर हम कस्टमर रेटिंग जो नंबर 17 पे उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर उस सूरत में ये हो सकता है कि जो भी वो कस्टमर जो भी सॉरी वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप सिंपली ये एज्यूम कर लें कि वो बेस्ट सर्विसेज हैं जो उन्होंने दी हैं। ठीक है ना, मिसाल तौर पर उन्होंने 5 डिफरेंट सर्विसेज अपनी ऑफर की हैं, तो एज्यूमिंग दैट दे आर ऑफरिंग ऑल दोज 3 और 4 सर्विसेज, दैट इज देयर रेटिंग। जी, क्वालिटी ऑफ सर्विस ये है ना, देखें आप एज्यूम कर लें कि अब आपको आपके पास 4 सप्लायर हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपके पास 4 मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर्स हैं। उस सूरत में आपको
किसी एक की भी सर्विसेज आपने डायरेक्ट हासिल नहीं की, ठीक है ना, या तो आप नंबर 17 वाला कस्टमर रेटिंग एंड रिव्यूज वाले को इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उस सूरत में जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, एज्यूमिंग, आप ये एज्यूम कर लें कि वो बात जो कह रहे हैं अपनी सर्विसेज के बारे में वो 100% उस पे अच्छा, मैं समझ गया। सही ओके, होंगे। मेरे ख्याल में कह रहा है, चाह रहा है, द सर्विसेज की नहीं, बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये कह रहा है, जो मुझे समझ आती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई अंडरस्टूड यू राइट। वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक बैंक है, ठीक है ना, एक बैंक कहता है वी आर द मोस्ट रिलायबल वन, अपनी टैग लाइन को वो उस पे करता है, ठीक है। तो जो टैग लाइन वो यूज कर रहा है अपनी यूसीपी के तौर पे, वही शायद उसकी सर्विस बेहतर है, और वो उसी के अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर ही वो खेल रहा है। मतलब दैट्स व्हाट ही ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट तफज्जुल भाई यू वर ट्राइंग टू से। trying to say? आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप था, लेकिन ये इसने ज्यादा एक मतलब एक अपनी टैगलाइन भी को ऐड कर दिया। मेरा ख्याल है कि मैं ये बात कर रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर बैंक की ही बात करते हैं, बैंक कहता है कि हम लोग आपको फॉरेन सर्विसेज भी देते हैं, आपको ये सर्विस भी, आप 50 चीज़ें वो बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा बैंक सिर्फ 20 कह रहा है, तो जो 50 सर्विसेज देने वाला है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, आप कहते हैं 50 नंबर है, उसको 50 देते थे और बाकी को सिर्फ 20 देते हैं, क्योंकि उसने 20 ही अपनी हाईलाइट की हैं सर्विसेज, उनके जो भी ब्रोशर्स या जो भी ठीक जिस हो तरह गया, का भी उनका ठीक हो गया। मार्केट। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक, ज्यादा अच्छी हो। इसलिए अभी हम इसको कंक्रीटली यहाँ पर करनी, मैं तो उनके पार्टिसिपेशन से खुश हो रहा हूँ कि ही इज बैक। तो थैंक यू सर। We were calling you a while before, but we were not able to listen to you. So thank God you are here. नो And सॉरी, you are not- मैं असल में मेरे साथ साथ ऑफिस भी चल रहा है, तो कभी वहां पे कोई कॉल आ जाती है तो मुझे उस तरफ मूव करना पड़ता है, दूसरे अच्छा, कंप्यूटर चले जी विकास भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हुक्म कीजिएगा। जी, मैंने अभी बस थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग में थॉट्स ये है मेरी, अगर लेट्स से मुझे जानना हो कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ कंपैटिटर की अच्छी है, नहीं है, तो मेरा वे ऑफ एक्शन या मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं देखूँगा उनको, लेट्स से कंपैटिटर है हमारे इधर आईओटी की सर्विसेज़ देता है, कौन-कौन सी देता है, ठीक है? वो कौन-कौन से इंडस्ट्रियल्स बेंचमार्क्स यूज़ करता है, और जहाँ-जहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, कितने अरसे से की हुई है और उसकी फीडबैक्स क्या हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कोशिश करूँगा कि उनका सॉल्यूशन मुझे लेट्स से कहीं से मिल जाए, या कोई उनका कोई वर्क किया हुआ मुझे मिल जाए और उनकी मैं स्टडी कर लूँ और उनको परखूँ उन बेंचमार्क्स पे जो कि क्वालिटी को अश्योर करते हैं, तो मुझे वहाँ से पता चल जाएगा कि यार इनकी क्वालिटी कितनी है, राइट? लेट्स ठीक से हो गया मैं सर, आपको ठीक है। मिसाल देता हूँ कि पीएलसी का प्रोजेक्ट है, तो मैं देखूँगा यार इन्होंने पैकएमएल्स को फॉलो किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो मैं ये एक पिच पॉइंट बना सकता हूँ कि यार हम ये भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो यानी आप इस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को यहाँ पर स्केल कर देंगे। कंपैटिटर 1 को आपने देखा, इसी तरह के कोई फीडबैक वगैरह जो भी आप मेथड कह रहे हैं, तो आपने कहा कि ये 3 पे फॉल करता है, ये 2 पे, ये आपकी सेल्फ रैंकिंग है ऑब्वियसली। तो जी, जी, जी। 2 पे है, 3 पे है, कोई 5 पे है, कोई 1 पे है, तो दिस इज हाउ यू विल बी डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज, राइट? जी, जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ओके, वही बात होती है कि वो अगेन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली कोई भी काम है, कोई टेक का काम है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स तो बनते ही हैं ना, जो हाँ जी, बॉडीज़ बिल्कुल रन करती बिल्कुल। हैं। तो मैं ये चीज़ ज़रूर देखूँगा। लेकिन लेकिन विकास भाई, उसमें अगर उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हम फलां फलां ये बेंचमार्क्स को पूरा कर रहे हैं, विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, हाउ कैन यू क्लेम कि दे आर एक्चुअली एग्ज़ैक्टली, कंप्लाइंग विद देम? एग्ज़ैक्टली। मैं इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। पास्ट में मुझे एक इस तरह का सिनेरियो छोटा-सा जो कि एज़ ए लेमैन को भी अंडरस्टैंड ईज़ी होगा, कि सोनी ने क्लेम किया कि जी हम एलईडी बनाते हैं। तो मैंने उसको जाके एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा यार एलईडी बनाते हैं, मुझे ये बताएँ आपका पैनल इंडिविजुअल एलईडीज़ बेस्ड है या क्या है? तो वहाँ का जो सेल्स पर्सन था वो कहता नहीं सर, ये बेसिकली एज एलईडी है। एलईडी हम कहते ज़रूर हैं इसको, बट ये एज एलईडी है। अगेन आ वाली बात, वो एक्सपीरियंस किए बगैर आपको पता नहीं चलेगा। आप जाएँगे, देखेंगे, उस चीज़ को ही पता चलेगा कि यार ये वाक़ई में एलईडी प्रोवाइड कर रहे हैं पैनल पूरा, या ये सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि जी हम एग्जैक्टली, बैकग्राउंड उसकी एलईडी है और उसको हम एज़ ए सेल्स बज़वर्ड के तौर पे सेल्स बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं जी ये एलईडी है। जैसे कल की बात ले लें, मैं एक फ़ैन खरीदने गया, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे कहता है यार ये हाइब्रिड फ़ैन है। तो मैंने कहा यार हाइब्रिड का मतलब तो यूजुअली हम जो कंसीव करते हैं वो यही है कि यार ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो इन फैन इंडस्ट्री केस ये दो सोर्स से चलेगा, लाइक बैटरी से चलता होगा या एसी पावर से चलता होगा।
तो वो कहता नहीं जी ये हाइब्रिड है। मैंने कहा यार मुझे हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आपकी अभी समझ नहीं आ रही है, आप इस तरह ये क्यों कह रहे हैं। तो मैंने वहाँ से यही कंक्लूड किया कि यार इन्होंने वो जो गाड़ी वाली मिसाल है ना, हमारे इधर एक बज़वर्ड घूमा हुआ है कि जी हाइब्रिड गाड़ी जो है ना वो लेस फ्यूल कंज्यूम करती है, फ्यूल एफिशिएंट है। तो उन्होंने ना लोगों को एंगेज करने के लिए वो वर्ड बस यूज किया हुआ, नथिंग एल्स। इसमें कोई हाइब्रिड वाली बात नहीं है कि ये बिल्कुल कम ठीक वॉट कह लेता रहे है। हैं। और यही बात वो जो तफजुल भाई बात कह रहे थे ना कि जब आप उस वैरायटी को देखेंगे तो हम यहाँ पर आके थोड़ा सा अपने आप को शायद गलत यहाँ पे रेटिंग के ऊपर ले जाएं। जुनैर भाई की तरफ लेने बात सारी शुरू यहाँ से लेके कि हम अपने कंपैटिटर को एवेलुएट करें, तो क्या मिस्ट्री शॉपिंग भी की जा सकती है? बिल्कुल और क्योंकि बिल्कुल आप भी वही काम करते हैं तो आप भी उसके एक तरीके से वो हैं, या इस एक्सपर्ट केस हैं। में मिस्टर शॉपिंग कैसे करेंगे? यू आर वेरी क्लोज। मतलब मिस्टर ये कि मैं आपका यूजर बन जाता हूँ, मतलब मैं आपको मैं आपकी सर्विसेज, इवन इफ आई हैव टू ब्रिंग इन एज अ कोल्ड कॉल, तो मुझे पता है कि यार के सर्विस तो वही देता है जो मैं देता हूँ, तो मैं उसे वो सवाल पूछ सकता हूँ टू असेस कि हाउ गुड ही इज इन हिज सर्विस। जैसे कि अगर मैडम किसी लॉयर का इंटरव्यू कर रहे हो नॉट नोइंग कि ये लॉयर है, तो बड़े अच्छे तरीके से असेस कर सकती है कि कितने पानी में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई डोंट नो। बिल्कुल। लेकिन असल में तो जब तक ये उसकी सर्विसेज लेके उसकी डिलीवरी नहीं देख लेती तब तक तो वो एक तो मुश्किल रहेगी वो ना। तो एक वो और तो मसलन हो सकता है ना कि ये इन्होंने उसको जज कर लिया कि यार कैपेबल तो ये है, हाँ, बातों की हद तक तो ही इज यहाँ तक आपने सेटिस्फाइंग। दादा तो लगा लेना कि हाँ हाँ, यार इसको प्रोसीजर भी सारा हाँ पता है, इतना ही कानून भी पता है सारा कि पता इसकी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इतनी तो होगी। लेकिन हो सकता है कोर्ट में टाइम पे ना पहुंचता हो, पंक्चुअली ना हो। आप लेकिन खैर आप पूरा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप तो एक किसी ना किसी हद तक हम हाँ, क्लोजली जा सकते हैं। यूजुअली फांसी होने से पहले पता चल जाता है कि हाँ इनकॉम्पिटेंट। एग्जैक्टली। अच्छा जुनैर भाई आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा। जी बताइएगा। जी बॉस। अच्छा बॉस, एक तो साइड डिस्कशन को मैं सुन रहा था, इसमें कुछ जो कैटेगरीज फॉल करती है ना वो करती हैं प्रोडक्ट के अंदर, और कुछ जो आपका जो आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना वो सर्विस प्रोवाइडर की साइड पे आ रहा है, और प्रोडक्ट ये की हम साइड पे भी सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पे ही बैठे हुए हैं, हम वी आर नॉट गोइंग टू प्रोडक्ट्स। तो फिर वो एलईडीज वाली एग्जांपल मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट के अंदर ही आती नहीं, क्योंकि जब आपने एक्सपीरियंस करना है किसी आइटम को यूज करना है तब आप उसको उस लिहाज से देख सकेंगे ना, आप उसका यूजर बन के देख सकेंगे। तो और प्रोडक्ट में दूसरा ये सर्विसेज मार्जिन की नहीं साइड पे। होता, सर्विस इंडस्ट्री में ये मार्जिन होता है। अच्छा And चले I'm फिर dying to मैं listen it to it from any of you. प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं होता, सर्विसेज में ये मार्जिन नहीं, इन माय ओपिनियन। अब मैं आपको वही चीज रेट करने एक्सप्लेन करने लगा था, अब आप देख लीजिएगा कि शायद ये उसमें आप क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। अब देखें, लेट्स से कि जी गूगल के ऊपर कुछ अर्सा पहले गूगल प्ले पे ना गेम्स आती थी जो रेप्लिकास होती थी। अब जिस तरह टेक्सल के भी एक गेमिंग विंग था, नटी एप्स, और इसका भी था, डेवैश का भी था, और बहुत सारी कंपनीज का था जो सिर्फ रेप्लिकास निकालते थे, और वो लो क्वालिटी गेम्स होती थी। वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उनका जो है ना वो वॉल्यूम या वो जो है ना रेवेन्यू गेन करते रहते, लेकिन वो सारी जब आप खेलते थे वो बिल्कुल जो है ना बच्चों वाली गेम्स होती थी और लो क्वालिटी होती थी। साफ पता चलता था कि यार इसमें ना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं डाली हुई, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इसी तरह वो अब गूगल ने क्या किया, उसको सबको जो है ना वो जो है सबको बैन कर दिया, बंद कर दिया, और सारा बंद हो गया। एक तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि जी इन्होंने जो प्रोडक्ट निकाली हुई है वो क्या चीज जनरेट करी, अब उनके लिए तो पैसे जनरेट कर रही है, लेकिन वो मार्केट में एक लो क्वालिटी के तौर पर ही यूज होगी। जिस तरह हम कहते हैं चाइना का माल है, थोड़ी देर बाद जो है ना ये खत्म हो जाएगा। इस वाले एरिया को जो मैं परसीव करता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्योंकि ये किसी ने ऑर्डर दे के नहीं बनवाया हुआ, लेकिन ये है कि ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर आता है और आप उसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं। दूसरी चीज आती है, जिस तरह मैं जाके बहुत सारी सबसे पहले जाके चेक करता हूँ कि इन्होंने पोर्टफोलियो कईयों ने या कोई अपने बड़े क्लाइंट्स का नाम डाला होता है कंपनीज ने उनकी अपनी वेबसाइट पे। तो अब उसकी बेस पे अब लेट से मैं कहता हूँ अगर अच्छे नाम डले हुए हैं, कोई फॉर्च्यून 500 डले हुए हैं, या कोई अच्छे बैंक्स डले हुए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं, एंटरप्राइजेस डली हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसको वहां पर जो है ना उसको उनके उन्होंने उनको सर्व किया हुआ है, तो वो एक स्पेशल रैंक के ऊपर फॉल करते हैं, तो उन्होंने उनको सर्व किया हुआ है। इसके अलावा अगर जरा जिस तरह आप यहीं पे रुक फॉरम्स की जाए बात जुनैर भाई, जुनैर भाई यहीं पे रुक जाए थोड़ा सा। हम मेरा ख्याल है डिस्कशन हमारी ना बहुत ज्यादा अब स्कैटर्ड होती जा रही है। वी हैव टू बी फोकस्ड। मसला ये है कि ये जितनी भी आप चीजें बता रहे हैं ये एग्रीड कि हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। हमारी ये लेफ्ट साइड पे जितने भी ये कॉलम है, ये इन्हीं चीजों को कोई तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये कौन सी चीज कहाँ पर है, कितना रिनाउंड है, ये है नहीं, वो है। क्वालिटी ऑफ सर्विस
मैं स्पेशल क्वालिटी सर्विस के तौर पर मेंशन कर रहा हूँ इसको। नहीं, ये क्वालिटी में फॉल नहीं करती ये चीज, ये तो मैं कोई देख रहा था जरूरी जो नहीं है कि आपने अगर किसी क्वालिटी ऑफ चीज का सर्विस कोई, को मेंशन किया हुआ है। सर सुने तो सही, ये जो हम कह रहे हैं ना कि अगर उसका कोई बहुत पुराना बहुत रिनाउंड क्लाइंट जो ब्रांड है वो उसका भी कस्टमर रहा जी। हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। इसकी ढेरों मिसालें ऐसी हैं कि जहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत प्रीटी लो, वो समहाउ उसने उसको ब्रांड को अपने वेबसाइट पे डाल दिया हुआ है बिकॉज ऑफ सम फ्रैक्शनल सपोर्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज एक्चुअली दे प्रोवाइडेड, और जिसको हम जाकर ट्रैक भी नहीं कर सकते। यानी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि इस टाइम हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लिंकेजेस के ऑफिस सर्विसेज देते हैं, उन्होंने यूनिलीवर सॉरी ये ब्रांडिंग की सर्विसेज देते हैं, उन्होंने यूनिलीवर का नाम डाला हुआ है, नेस्ले का नाम ओवरऑल डाला हुआ है, मोबिलिंग का नाम डाला है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। और आप कभी भी उन क्लाइंट्स के कॉर्पोरेट के लोगों को से पूछे ना, ब्रांडिंग के लोगों को कि यार आपने कभी इनसे सर्विसेज ली, नो वी डोंट नो देम, हु आर दे। वो कहीं ना कहीं नीचे कहीं उनके किसी बंदे ने कभी किसी टाइम पे वो सपोर्ट की हुई होती है ना, तो वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई होती है और ब्रांडिंग में भी नहीं की होती। जिन्होंने नाम डाला है उन्होंने इसी मकसद के डाला है कि ये रेजोनेट हो कि हम बड़े अच्छे हैं, ये बात भी ठीक है क्या वो हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम वहां से जज नहीं कर पा रहे। मैं आता हूं उसकी तरफ कि वो कैसे जज करेंगे। इसकी सेकंड एक्सटेंशन ये है कि अब आप क्लच पे चले जाएंगे ना लेट से, तो क्लच पे आपको पता है रिव्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अब वहां पे अब हमने जब अपने कॉम्पिटिटर्स के जब क्लच के ऊपर से सारे रिव्यूज देखे, वहां पे सारे कस्टमर्स नॉन है और कस्टमर्स को क्लच ने जो है ना कॉल करके सारे रिव्यूज डाले हुए हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं कस्टमर्स, अब हमने कई कस्टमर्स को जो है ना वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हमने क्लच के ऊपर जाके कस्टमर्स को देखे कि जी ये इस कस्टमर ने किस किस किस्म का काम कराया हुआ। हमने अपने सेल्स नेविगेटर में जो कैंपेन चलाई थी और उधर से जो कस्टमर्स आ गए उनको ट्रेस करते करते हम क्लच पे पहुंचे थे, तो पता चला कि उन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से जो है ना वो काम लिया हुआ था। अब किस किस्म का काम लिया हुआ था, उनके कोई चैलेंजेस आए हुए थे, उन्होंने किस किस्म के रिव्यूज दिए हुए, वो उन चीज़ों को हम जब स्टडी कर रहे थे हमने वहां पर देखा जाके, तो वो अब कई कंपनीज ने, अब मैं जिन कंपनी से रेफर कर रहा हूँ ना, ये वो नहीं है कि जिन्होंने कोई बस उनके किसी एक बंदे ने काम किया, वो उन्होंने कोई एक सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट या एक रीजनेबल जो है ना 6 मंथ टू 12 मंथ का जो है ना एक रीजनेबल प्रोजेक्ट जो है ना वो डिलीवर किया हुआ, ठीक है। तो वो जो डिलीवरी और उसकी क्लच के रेफरेंसेस के साथ एग्जिस्ट करते हुए सिंक करते हुए हमने कहा हुआ कि यार ये इसने इस बंदे का अगर लेट के काम किया हुआ है ना प्रॉपर रिसर्च के साथ, तो इसका मतलब है कि ये लाजमी इस सर्विस इस रैंक के ऊपर फॉल कर रहा है, तो ये बंदा इसके पास यहाँ पे टिक के इसने काम करवाया हुआ। आई होप यू गॉट माय पॉइंट नाउ। जुनैर भाई हम फिर थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी अर्ज कर चुके हैं, 17th नंबर पर जो पॉइंट है ना ये वहां पर फॉल करेगा, जो कस्टमर के रिव्यू, उनके कस्टमर की रेटिंग्स और रिव्यूज हैं, फीडबैक है, ये हमने अलग से उसका एक पॉइंट दिया हुआ है। अभी हम एक्सपीरियंसेस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो लेट मी प्लीज कंक्लूड इट। हम एक ही पॉइंट के ऊपर आधा पौना घंटा लगा चुके हैं, तो लेट्स कंक्लूड इट। मैं इसका बता देता हूं हाउ कैन वी डू दैट। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, इसको ना हम क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअली 15 एंड 17 के दरमियान में जो है ना फिर मुझे कॉन्सेप्चुअली इसकी क्लैरिटी नहीं है, इसको 1 to 1 में मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह आ जाएगी, डोंट वरी जी। उमर बताइए। हाँ हाँ आपकी बात है, लॉयर्स को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप 17 में से जो सिर्फ रेटिंग का पार्ट रहने दें और रिव्यूज जो हैं, बिकॉज रिव्यूज से आपको क्वालिटेटिव डेटा मिल रहा है और रेटिंग से आपको क्वांटिटेटिव मिल रहा है, तो आप रिव्यूज अगर मिटा दें तो वो आई बिलीव वो कंफ्यूजन काफ़ी हद तक एक तो वो क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात ये थी कि आई बिलीव फजल शायद बात कर रहे थे कि एक तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स की और फिर क्लेम्स की बात हो रही थी। तो एक अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे जज करेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक्स को, जैसे अब कमर्शियल बैंक्स की एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है, इस्लामिक बैंक्स की एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है, और फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है। तो अगर आप परहैप्स माइक्रो फाइनेंस बैंक को एक कमर्शियल बैंक के ऊपर जज करेंगे उस स्टैंडर्ड पे, या एक बैंकिंग के जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं ओवरऑल उस पे जज करेंगे, तो वो प्रॉब्ली सही फिट नहीं बैठेंगे। तो अगर आप परहैप्स उनकी जो नीश है
उसके ऊपर ही उसके जो या तो वो जो क्लेम कर रहे हैं परहैप्स उसके ऊपर उनको जज करें और वो जजमेंट यहाँ से आ सकती है कि जो रिव्यूज हैं कस्टमर्स के या जो इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लॉयर्स आप या तो लॉयर्स जो रिनाउंड लॉयर्स हैं उन्हीं से पूछ लें दूसरे लॉयर्स की रेपुटेशन वो बहुत अच्छे से बता देंगे कि ये कोर्ट का कितना काम है ये वो और कितने फ्रिवलेस लिटिगेशन ये करते हैं या जो भी तो या फिर ये है कि आप जो ऑनलाइन अवेलेबल डेटा है आप वो जो रिव्यूज की सूरत में है चाहे वो रिव्यूज गूगल मैप्स पे हैं या उनकी अपनी वेबसाइट पे हैं या जो थर्ड पार्टी एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं या फॉरम्स हैं जैसे आपने कहा वॉइस ऑफ कस्टमर्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ से आप ले लें या जो कमेंट सेक्शंस हैं या किसी भी किस्म की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके जो उनने किसी को सर्व किया अगर तो उनसे इंटरव्यू करके अगर आप किसी का पता है जी आपसे बेसिक अभी कस्टमर इंटरव्यू तो अभी किया नहीं जा रहा और अभी आप अपने क्लाइंट के कस्टमर को इंटरव्यू करने हम जा रहे हैं यानी इतना हम आगे फिर हम पे इल्जाम लगता है कि डॉक्टर साहब थ्योरी पढ़ा रहे हैं हाँ एम करें करना है कोई नहीं किसी ने प्रैक्टिकली इस चीज को एक चीज है एक दफा हम एक कंपनी से काम कर रहे थे ये ले ले बड़ा हम लोग जो है ना ख्वार हुए उनके पास बड़ा उन लोगों ने अच्छे से काम किए वजह सब कुछ रेटिंग सेटिंग बड़ा अच्छा और बड़ा उन लोगों ने वेबसाइट पे भी डाला हुआ तो लेकिन हम लोग उनके साथ जब काम कर रहे थे तो बड़ा हम ख्वार हुए बड़ा जलील हुए तो एक दफा हम उनके ऑफिस हम उनके ऑफिस जाके बैठते थे कि यार हमारा कोई काम कर रहे हैं आप काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने अपना ऑफिस चेंज किया वो एक कोवर्किंग स्पेस में चले गए जहाँ पे 8-10 और कंपनीज थी तो हमारी टीम जाके बैठी हुई थी उनके उधर रिसेप्शन पे उन्होंने कहा जी किस कंपनी से मिलना है जी आपने हमने कहा जी इस कंपनी से मिलना है उन्होंने कहा अच्छा जी आप काम कराने आए हैं हमने कहा हाँ जी कहाँ काम हो गया आपका मैंने कहा देखने आपके सामने ही बैठे हैं तो वो भी हंसने लगे आगे से कहता कि आप अकेले नहीं है मतलब यहाँ पे जो है ना काफी लोग इस तरह के हैं जो कि इसी तरह के तो एक मार्केट के अंदर से भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि यार ये कैसी चीजें हैं हाँ तो कुछ है ना अगर आपके इंटरव्यूज अगर आप करें उनके एम्प्लॉयज के तो वहां से भी आपको थोड़ा सा जो है ना डाटा मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कि वो क्या उनकी प्रोसेसिंग है क्या तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मार्केट से इंफॉर्मेशन लेते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूजलेस है वो बड़ा कंट्रीब्यूट करती है लेकिन उसका एक खास वेटेज है उस वेटेज को लेट्स नॉट मिक्स अप विद द रियल टाइम सर्विसेज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग in terms of quality. Now, let me please conclude that. So, first of all, we need to define what is a quality of service. हम में से किसी ने इसमें बात ही नहीं की कि क्वालिटी का मतलब क्या है ये तो हर एक के लिए वेरी करेगी ये तो बड़ी सब्जेक्टिव होगी अब आप कहेंगे कि वो बेंचमार्क्स इंडस्ट्री के टेक के अंदर रहते हुए फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई एक वेबसाइट आ गई एआई ट्रांसक्रिप्शन कोई हम टेक सर्विस है ना ठीक है अब मैंने रिकॉर्डिंग करनी है या मैं बोल रहा हूँ मीटिंग्स में बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई इस तरह का एआई टूल चाहिए और मैं खुद भी इसी तरह की ही कंपनी बना रहा हूँ जो एआई टूल बना रही है जो कि लोगों को सर्व करेगी कि उनकी वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करके देगी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ओके क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होगी मेरे जो मैंने अपना कुछ कर लिया है वर्किंग मेरे कस्टमर की वैल्यू प्रोपोजिशन मैं निकाली हुई है कुछ ना कुछ है मेरे पास नाउ आई एम इवैल्यूएटिंग माय कंपैटिटर तो क्या मैं उसका सोल्यूशन बाय करूं $15-20 का है या $50 का है समथिंग लाइक दैट भाई टेक के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि वो हमें अपना कोई ना कोई डेमो दे देते हैं हमें एक ट्रायल वर्जन दे देते हैं जो कि B2C अवेलेबल है B2C में अवेलेबिलिटी है वैसे ही अब हम बात करें B2B की तो B2B के अंदर तो रहते हुए when you portray yourself as a very big gigantic type of client वो हाथों हाथ आपको देता है एक हफ्ता मेरा सर्विस यूज करें कोई मसला नहीं है एक महीना यूज करें कोई मसला नहीं है that is the right time for us to evaluate the quality of services क्वालिटी पर हमने उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से जज करनी है कि ये खुद को क्या अपने आप को सुपीरियर ये जो बात कर रहे हैं ना हम अपने आप को ये क्लेम कर रहे हैं वहां पर हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना शुरू करते हैं कि मेरा कस्टमर जो है असल में एक्यूरेसी मांगता है मसलन मैं एआई ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेता हूँ कि जी रोमन से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है बिल्कुल कर रहा है सेंसिटिव कितना है मैं यहां बैठा हूं वहां से मेरी आवाज को कैच करके ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है बिल्कुल कर रहा है किस लेवल तक कर रहा है कितनी बीच में डिस्टॉर्शंस को करता है नॉइज कैंसिलेशन नहीं कर पा रहा है उसकी समरी बनाकर दे रहा है नहीं बनाकर दे ये सारी चीजें मेरी ये जो उसने क्लेम की है ना उस वेंडर ने उस वेंडर के हर उस फीचर को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं यार ये यहाँ 3 पे फॉल करता है हम बात कर रहे हैं आईसीपी डिफाइन करने नहीं
ये हम आईसीपी डिफाइन करने के लिए कंपटीटर कर रहे हैं ना। हम हाँ, कर रहे हैं कि जब हमने अपने आईसीपी के पास जाना होता है ना, जब होता है उसको हमने कुछ ना कुछ प्रपोज करना होता है ना, तब हम उसको क्या प्रपोज करना है। ठीक आपने है। पूछा था अलाइनमेंट या डिफरेंशिएटिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी केस में ये अलाइनमेंट कर रहे हैं और किसी केस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने बात की कि कंपेटिटर क्या कर रहा है मार्केट में। समझ गया, लेकिन जब क्वालिटी सर्विस की बात हो रही है, तो आप एग्जांपल दी है, वो ये डिटरमिन करती है, जो मुझे समझ आती है कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर दैट मैटर, अगर मैं मिसाल पे बात करूं, नॉट सर्विस के प्रोडक्ट पे, जी जी जी। लेकिन इसका जो SaaS का प्रोडक्ट है, वो अपने फीचर सेट में कितना रिच है, हाँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इसमें एक फीचर है, लेकिन वो अच्छा नहीं चलता, अच्छा नहीं चलता। है, लेकिन अच्छा नहीं चलता, ठीक है ना। बिल्कुल। So how does that help me finding हाँ। that information कि यार इसका एक low product, एक low quality product है, how हाँ, does that help me? मेरी पोजीशन बेहतर करा रहा है, मैंने वहीं से उसकी ये उसकी वीकनेस निकली ना, यानी कि अब मैं इसी को ही अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आगे पिच करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये नहीं मैं कहूंगा कि फलाना प्रोडक्ट बड़ा फजूल है। मैं ये करूंगा कि मैं सबसे पहले अपने उस इंटरनल सर्विस डिलीवरी के अंदर उस चीज को फोकस करूंगा कि यार ये इतना बड़ा कंपेटिटर यहाँ पर ये मार खा रहा है, मैं इसको और मैं पहले इसको बेहतर करूं, और फिर मैं इसी को अपनी वैल्यू प्रॉप के अंदर इतना हाई रेटिंग करवाऊं और इसमें मैं लोगों के रिव्यूज लेके पहले लगवाने शुरू कर दूं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी मेरी वो। लेकिन क्वेश्चन वाज कि मैंने उसको एक्सपीरियंस कैसे करना है। तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक अपनी ही मिसाल दे देता हूं। मैंने इनक्यूबेशन मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, मैंने अगर सर्विसेज बेचनी है और मुझे उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर एक बनवाना था असल में, तो मैंने सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर टूल्स पकड़े जो कंपनियां ये बेच रही हैं, और उनके सामने मैं एज ए वेंडर, एज ए क्लाइंट ही गया, और मैंने ये नहीं कहा मैं कि एक इंक्यूबेशन, मैंने कहा मेरे पास 15 इंक्यूबेशन सेंटर है जिनकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। अब उसका जहन आ गया कि यार ये मेरे पास क्लाइंट अगर आ गया तो मेरे तो अगले 5 साल का, यानी कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो गया। उसने मुझे क्या कुछ नहीं दिया होगा ट्रायल वर्जन में। अगर आप देखो नए प्लेयर हैं तो आप बहुत सर्विस देते हैं, लेकिन अगर आप एस्टेब्लिश प्लेयर हैं तो आप बहुत ज्यादा, मतलब कम सर्विस दे रहे होते हैं, ज्यादा सर्विस दे रहे होते हैं। आप सही कहा, डॉक्टर वगैरह भी पहले पैसे मांगता, बाद में आप चेक कराते हैं। Okay, we have a half an hour left and we have certain more points. तो quality of service को now we are clear on that. अच्छा, इसको हम लोग अपनी, जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ना कि हमारा कंपेटिटर क्वालिटी ऑफ सर्विस जज ही नहीं करने देता किसी को ट्रायल पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम उसमें कोई वे आउट, स्मार्ट वे निकाल सकते हैं कि हम कस्टमर से कहें कि यार तुम बाय करने से पहले टेस्ट करो, कोई बात नहीं। और कई दफा कस्टमर सिर्फ इसी वजह से, चाहे वो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी भी ना हो ना, वो इसी वजह से यार कम से कम उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है। अब ये हमारे साथ हो क्या रहा है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो वेंडर आपको पार्सल खोलने की परमिशन दे देता है ना, उसका ऑटोमेटिकली वो उसका डिलीवरी रेट बढ़ जाता है। उसके ऊपर लोगों का टक, यार ये स्कैमर नहीं है, कम से कम ये झूठ नहीं बोल रहा, इसका ये अगर मुझे ये सर, अब वो उसकी कॉस्ट सफर कर रहा है क्योंकि रिटर्न ऑर्डर्स जाते हैं, तो ये अब आप इसको मिक्स ना कीजिएगा उस प्रोडक्ट के साथ। मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कम से कम आपको एक चीज की ना वो ऑथेंटिसिटी दे देता है। ये इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ओके, जस्ट एन एग्जांपल कि हम मार्केट से हटकर जब कोई एक चीज देना शुरू कर देते हैं तो कस्टमर इस वजह से भी हमारे पास आना शुरू हो जाता है कि यार दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सर्विसेज। हमारे बूट कैंप की एग्जांपल ले लें, हमने कुछ लोगों से, हमने कईयों को कहा था कि आप आए, बैठे, 2 सेशंस हैं, फ्री में बैठे, कोई मसला नहीं, अटेंड करें। कुछ लोग बैठे रहे, कुछ लोग चले गए, इट्स फाइन। तो हमने आपको एक एक्सपीरियंस पहले से यानी ट्रायल में दिया, उसका किसी ने कोई चार्ज नहीं किया किसी से, कोई कुछ लोगों से तो अभी तक नहीं हम कर रहे। डॉक्टर साहब, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस में फॉल नहीं करता बॉस? क्वालिटी की बात नहीं हो रही सर, हम आगे निकल गए। सर क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने कंपेटिटर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि फॉर इंस्टेंस आप एक एआई टूल बना रहे हैं जो कि मीटिंग रिकॉर्डिंग करेगा या समथिंग लाइक दैट, और इस तरह का मैंने कोई भी एक टूल मार्केट में देखा कि वो फलां है, हमने उसका एक ट्रायल वर्जन ले लिया, और ट्रायल वर्जन के बाद तो हो गया वो B2C पे ज़रा आपको ट्रायल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करते हैं। लेकिन आपने लेना था कि नहीं, मैं इनको फुल स्केल पे
evaluate करना चाहता हूँ डीप डाउन जाके, तो मैं उनसे एज अ क्लाइंट बैठा हुआ हूँ ना, तो जब मैं उनको एक कह देता हूँ ना कि यार मुझे ना आप दे दें वो इतने अरसे के लिए अपना टूल या सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दें, मैं इसको जज करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी कंपनी डिसीजन ले सके, और मेरे पास कोई 5 इस तरह के आगे सेंटर्स हैं जहां मैंने ये अप्लाई करवाना है, डिप्लॉय करवाना है। तो इन दैट केस दिस क्वालिटी को मैं सर्विसेज को मैं एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी क्वालिटी को रेट कर रहा हूं। दिस वाज द पॉइंट। ठीक है सर, आगे चलेंगे। इस पे वैल्यू फॉर इस पे मनी। इसमें 1-to-1 पे हम बहस करेंगे इंशाल्लाह। श्योर सर, श्योर, एनी टाइम। सिर्फ एक वैल्यू फॉर पॉइंट मनी। मैं सॉरी एक पॉइंट मैं दे दूं, वो ये था कि मेरा ख्याल है बीच में और भी लोगों ने ये बात की है कि अभी जो आप बता रहे हैं एग्जाम्पल, वो तो एक प्रोडक्ट की है, सर्विस की नहीं है। मतलब आपने किसी का प्रोडक्ट जो है वो लिया और उसको एवेलुएट कर दिया, तो वो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी ना, सर्विसेज की तो क्वालिटी ना हुई। वो लोग कैसे काम करते हैं, आपसे कैसे बिहेव करते हैं, आपको प्रोडक्टाइज किस तरह से सर्विस है, टाइम। एग्जैक्टली, प्रोडक्टाइज हाँ सर्विसेज है। जी जी। हाँ। तो और मतलब लेकिन अगर आप ये सर्विसेज, अगर सर्विसेज को डिफाइन किया जाए तो सर्विसेज तो डेफिनेटली नॉट अ प्रोडक्ट। तो मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन को या तो रीफ्रेज कर दिया जाए ताकि इस तरह की कंफ्यूजन ना पैदा हो। अच्छा सर, उसमें मतलब कंफ्यूजन क्यों आ रही है कि ये हर किस्म की सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सर्विसेज में आ जरूर जाएगा। कैसे आएगा? जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक आ रहा है, हम बुक कीपिंग कहीं पर सेल कर रहे हैं, और उस बुक कीपिंग सर्विसेज के लिए हमें वहां पर ट्रायल में कुछ अरसा उनको गुजार कर देना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट है। अब हो सकता है कि वही बंदे, हमें तो पता है कि वो जेन्युइन क्लाइंट है, लेकिन हो सकता है कोई भी कंपनी कल को आके हमसे यही चीज ले ले, और वो असल में हमारी कंपेटिटर ही हो, लेकिन वो हमसे ट्रायल मांग ले। हम इसी लालच में उसको सर्विसेज तो देंगे ना, 2-4 दिन 5 दिन। हम नहीं देंगे तो इसमें हमारा ठीक है रिस्क है, हम या पार लग जाएंगे यार लग जाएंगे। इसी तरह से वो कंपनीज भी इस रिस्क को बियर करती हैं। ये जो है ना टेक्निक है, टेक्निक ऑफ सेल है इन माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स इसमें क्वालिटी एक्सपीरियंस हो जाती है। हमारे बहुत सारे सर्विसेज रिजेक्ट हुई हैं ट्रायल के ऊपर ही, ठीक है। एंड दिस इज ट्रायल इज ए वन फॉर्म ऑफ अ टेक्निक कि जब आप निगोशिएट करके क्लोज ना कर पा रहे हो ना, तो आप कहते हो यार ठीक है यार, तू ऐसे कर, तू मेरे से 15 दिन के लिए ट्रायल वैसे ही ले ले, ठीक है। तो एंड इट्स मोर काइंड ऑफ, उसके अंदर जाके फिर आप बैठ के उसको उसका ट्रस्ट विन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत या सारी एग्जैक्टली। ये ट्रायल जो है ना, सास बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर इससे नॉर्मल थिंग, और जो सास बेस्ड प्लेटफॉर्म ट्रायल नहीं देते ना, वो पीछे रह जाते हैं। तो in my opinion, this is a technique. It's not a technique to evaluate or experience the क्या कहते हैं क्वालिटी, बट इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की डोमेन की टेक्निक है, और जो इसका कॉन्सेप्चुअल एरिया है, इट्स जो जिस तरह से मैं इसको परसीव कर रहा था, इट्स क्वाइट हायर दैन। इट्स मोर कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे किया हुआ, आपने अपनी सर्विसेज को डिजाइन कैसे दिया हुआ कि जी आपने अपने कस्टमर को सर्व कैसे करना है। तो मैं इस चीज को सर सर उसके सर तभी यहीं पे मैं रुक कहता हूँ जाएं कि सर, हम यही 50 कर रहे हैं। सर आप जहां जी पहुंचे थे हम वहीं पर ही जाएंगे। मसला सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि हम पहले अपने कंपैटिटर जो इस तरह के डेमोज या इस तरह का ट्रायल ऑफर करते हैं, हम उसको एज अ कस्टमर लेकर उनको जज करते हैं, उनको रैंक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को डेवलप करते हैं, और फिर उसको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन में लेकर आते हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू कनेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। ओके, इसी तरह से हम अपनी वैल्यू, उसी की वैल्यू फॉर मनी को भी जज। अब ये वैल्यू फॉर मनी हम अपने लिए नहीं जज कर सकते, क्योंकि हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी कुछ और हो सकती है। ये वो चीजें हैं जो कि हमें मार्केट रिसर्च से ही मिल रही होती हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही होती हैं। ओवरऑल ऑन एवरेज कस्टमर उनके वो क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी भी है ये सर्विसेज या नहीं, कस्टमर रेटिंग्स ओवरऑल उनके बारे में क्या कह रही हैं, इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट क्या कह रही है उनके बारे में कि वो कस्टमर सपोर्ट कितनी अच्छी दे रहे हैं। यानी अगर आपको मार्केट के अंदर एक ट्रेंड यही नजर आ रहा है कि सारे के सारे लोग जो हैं, सारे कंपेटिटर जो हैं, कस्टमर सपोर्ट के अंदर बहुत ही फारिग है। सारों की ही रिव्यूज उनके बारे में यही आ रहे हैं कि यार ये 1 या 2 पे कहीं फॉल करते हैं। तो ये या तो उस मार्केट के अंदर इस चीज की कोई खास जरूरत ही नहीं है जो इस पे फोकस ही नहीं कर रहा, या तो ये पॉइंट है, या फिर ये है कि सारे लोग इस चीज के ऊपर इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है ये, या इतना ये कोई कोई इसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड इतने अजीब से हैं,
कि कोई भी कर नहीं पा रहा, तो आई नीड टू थिंक अ लॉट एंड वर्क अ लॉट बिफोर मेकिंग सच अ डिसीजन कि मुझे कस्टमर सपोर्ट 24/7 या इफेक्टिव किस्म की देनी भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए भी ये फिजिबल ही ना हो। अगर इतने बड़े बड़े कंपैटिटर वहां बैठे हुए हैं, वो ही नहीं दे रहे, तो कोई तो वजह होगी ना जो नहीं दे रहे। तो यानी इमोशनल डिसीजन लेने से पहले मुझे खुद को ये सोचना है कि अगर वो नहीं ये दे रहे तो आखिर पीछे रीजंस क्या है। क्या मार्केट में इसकी कोई है ही नहीं, कि मसलन 5 बजे के बाद मार्केट ही ऑफ हो जाती, कस्टमर राब्ता ही नहीं करता, मेरी प्रोडक्ट ही इस तरह की है कुछ सपोज, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं 24/7 की कस्टमर सपोर्ट वहां पे क्लेम करवाता फिर। ऐसे ही है ना, अगर मुझे वो देनी है तो मेरी तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ जाएगी ना। ओके, ये एक एग्जांपल है। पॉइंट ऑफ सेल क्या है उनके, वो वेबसाइट पे बेचते हैं, वो किसी प्ले स्टोर पे बेचते हैं, वो कहीं इनबाउंड कैंपेन्स के थ्रू कोई ऐड लगाते हैं, कहाँ से असल में वो, अब एडवर्टाइजमेंट तो खैर एक अलग चीज है, सेलिंग पॉइंट उनका असल में क्या है, कहाँ से रखकर हमने उनको कैसे एक्सेस किया, और ये लोग यूजुअली कहाँ पे रख रख कर बेचते हैं। यही चीज आपने नोट किया होगा, हमें कहीं किसी हद तक रेजोनेट करवाती है अपनी आईसीपी के अंदर कि हमारा कस्टमर कहाँ से परचेज करता है और हमारा कंपेटिटर कहाँ रखकर बेचता है। अब ये वो चीजें रेजोनेट हो रही होंगी यहाँ पर आपकी, जो वेरिएंसेस आ रहे होंगे उनको हम इंडिविजुअली बेच में देख रहे होते हैं कि अच्छा नहीं, ज्यादातर लोग जो है ना प्ले स्टोर से जाके लेंगे या किसी वेबसाइट से लेंगे, या फलां जगह कोई न्यूज लेटर निकलता है वहां पे उसकी सब्सक्रिप्शन निकलती है, वहां से मिलेगा। अच्छा, यूनिक फंक्शंस एंड फीचर्स, कुछ तो हमने उनके यूनिकनेस के लिहाज से वो दिखे हैं जो हमारे और उनके लिहाज से बहुत ही यूनिक किस्म के, जो यूएसपी में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैचिंग फीचर्स होते हैं बिल्कुल, कि ये उनके भी सेम है, मेरे भी सेम है। अब ये लिस्ट हो सकती है इसी कॉलम के अंदर, इसी डब्बे के अंदर आपको 10 किस्म के फीचर्स उसमें बता सकते हैं, हाँ जी उसके ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। जितना ज्यादा हम इसमें एक्सप्लोर कर सके उतना बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपको जो भी एक्सरसाइज मिले उसके सारे डब्बे आपने भरने हैं। हमें जो जो चीज जहां जहां तक हम एक्सप्लोर कर पाते हैं ना, वही हमने इसमें करनी होती है। नॉन मैचिंग फीचर्स भी हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, ये हम एहतियातन है हम लिख लें, अच्छी बात है, हो सकता है इन्हीं में से हम किसी और चीज को अपना यूएसपी भी बना सकते हो। गारंटीज हैं, हम कितनी नेचर ऑफ सपोर्ट एंड टाइम पीरियड के साथ सर्विस गारंटीज मिल रही हैं, कस्टमर ऑनबोर्डिंग टाइम कितना ले रहा है, मेरा कंपेटिटर कितना लेता है। आपको याद होगा आईसीपी में हमने ये बात की थी कि वहां पर जिसको हम अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, वहां पर ऑन बोर्डिंग टाइम टू हैव अ वेंडर लाइक यू, हाउ मच टाइम इट वुड टेक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक कंपेटिटर किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में कितना टाइम, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या चल रही है रियल टाइम में। तो वो आपको, जब आपने उससे बातचीत की तो आप उससे टाइम लाइन पूछते हैं ना कि अच्छा हाँ ये इतनी देर में मैंने इसको मैसेज किया था, इन्होंने मुझे हफ्ते बाद मीटिंग रखी है मेरे साथ, फिर उन्होंने उसके बाद प्रोसेस बताया कि जो उन्होंने ये करेंगे फिर वो मैं ऑन बोर्ड होऊंगा। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है मसला। उन्हीं कॉम्प्लिकेशन इन ऑन बोर्डिंग को फिर हम यहाँ पर 1 to 5 रैंक करते हैं, इन केस अगर हम उसकी पूरी सर्विस ले रहे हैं, पूरी तरह ऑन बोर्ड हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम ये सिर्फ कस्टमर रिव्यूज वगैरह से ही इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन उसमें कितनी है, क्योंकि ये ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में फिर हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे उनकी सर्विसेज बाय करने के लिए। दैट इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू। ओके, कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या है उनकी, क्या क्या आपको वो टेक्निक्स के साथ कैप्चर करना चाह रहे हैं कि नहीं आप हमसे इतने पैसे ले लें, आप हम इस पैकेज में आ जाएं, हम आपको बीच में ये वाला इंसेंटिव दे देंगे। ये सारी चीजें हमारे नोट करने वाली हैं। लोकेशन क्या है, असल में वो बैठे कहाँ हुए हैं, कितने सालों से बिजनेस में हैं, सेल्स चैनल्स क्या यूज कर रहे हैं। ये सेल्स चैनल वाला रिपीट कुछ रेपिटेटिव है विद पॉइंट ऑफ सेल के साथ, तो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। तो अब ओवरऑल हमारे पास ये चीज आ गई कि कंपैटिटर का एनालिसिस करके हम यहां तक पहुंचेंगे कि दुनिया उस मार्केट में क्या कर रही है असल में, और हम यहां पर जाकर अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करवा सकते हैं। ये होगी बात यहां तक। इससे अगली एक्सरसाइज आज डिस्कस कर लें क्या, क्योंकि वो आप लोगों का वाला भी सवाल रहता है कि आप लोगों ने आईसीपी तक पहुंचना कैसे है, मैडम और राशिद भाई। वो सवाल भी रहता है कि इन लोगों को तो काफी हद तक पता है कि हमारा आईसीपी कौन है और हमको पहुंचने के तरीकेकार भी हैं, वो आपको भी पता है वैसे तो, लेकिन अभी आप उस इनिशियल पॉइंट पे खड़े हैं
कि वहां तक मैंने कैसे जाना है। उसके लिए जाहिर बात है हमें मार्केट रिसर्च चाहिए होती है। कुछ हम मार्केट सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर रिलाय करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर हम उसको टेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। फिर उसमें कभी फ्लॉप होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं। ओके जी, टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। वी विल बी वाइंडिंग इट अप बाय 4 PM. मैंने तो इस सेशन से बहुत ही सब्जेक्टिव नोट्स लिए हैं। मैं उनको सब्जेक्टिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं चीज़ों को सिर्फ अपने एंगल से देख रही हूँ और अपने प्रोफेशन से देख रही हूँ, सो मैं आई कैन शेयर दोज विद यू, और अगर उसमें मेरे से कुछ गलती हो गई है अलबत्ता तो वो काइंडली ठीक कर दें। ये कि हमें पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये कि हमारी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो हम पहले वाला हिस्सा कवर कर चुके हैं। आज का जो फोकस था वो नोइंग योर एंड डिस्कवरिंग योर मार्केट था, जिसी भी तरीके से या जैसे भी अमल से आपने वो करना है। एक बात मुझे समझ आई है कि मैं और मेरे डिपार्टमेंट वाले और जितने स्टार्टअप्स हैं, वी शुड सिट डाउन एंड वी शुड डू दिस इंटरव्यूइंग का जो क्वेश्चनेयर है ना, टू बिगिन विद वो होगा, लेकिन ये क्वेश्चनेयर फ्लूइड होएगा। फ्लूइड इस लिहाज से कि जब आप क्वेश्चनिंग एक्चुअली इंटरव्यूइंग शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस थिंग इज वर्किंग एंड दिस स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग। एग्जैक्टली। क्योंकि इंटरव्यूइंग में बहुत सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, नहीं शेयर करना चाहते लोग आपसे, या उनके पास टाइम नहीं होता, या कोई और बायस होता है। इस वजह से अगर आप बहुत एक फ्लैशी लड़की भेज देंगे तो अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा, अगर अदरवाइज तो नहीं होगा। मैं बहुत सारे मैं एक फैक्टर्स कमेंट होते कर हैं। दूं इस पे? हाँ जी। अच्छा, इंटरव्यू करते हुए चूंकि मैंने अपने पीएचडी में भी मैंने क्वालिटेटिव इंटरव्यूज ही किए थे, तो वी लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पहले 2 3 4 इंटरव्यूज फ्लॉप से ही जाते हैं। यानी उसमें आप सीख रहे होते Then हैं you learn. कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार मैं इसे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कर दूं ना, अपने पेन पॉइंट बताओ, वो कहता व्हाट पेन पॉइंट। तो आपको पहले इंटरव्यू में बैठ कर थोड़ी रैपिड बनाना पड़ती है, थोड़ा सा एक माहौल पैदा करना पड़ता है, बड़े जनरल बड़े कैजुअल से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो होते हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। अच्छा सर, आप ये काम कर रहे हैं तो बेहतरीन जाता है, तो इसमें आप लोगों की तो ये फंक्शंस यूजुअली होते होंगे, एम आई राइट? जी, अब आप शुरू में थोड़ा सा एक उनके साथ अपना एक माहौल डेवलप कर रहे हैं, क्या इसमें ऐसे होता है आपके साथ, क्या आप ये ऐसे ही कर रहे होते हैं? अच्छा, जब ये कर रहे होते हैं तो क्या उसमें कोई ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है? अब ये कॉम्प्लिकेशन आती है, ये फंक्शंस होते हैं, दिस इज व्हाट इज आवर अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज वेल एज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च हमने थोड़ी सी की हुई है ना कि इस एरिया में ये काम होता है, हमारा तो एक्सपीरियंस भी रहा है ना उस लेकिन एरिया में। हर इंटरव्यू के बाद आपको अपना क्वेश्चनेयर रिव्यू करना Exactly. चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिज रिमार्क, और इनका रिमार्क था क्वालिटेटिव इंटरव्यूज आर द बेस्ट। क्वांटिटेटिव करने पड़ते हैं एट टाइम्स, बट इन्होंने कहा क्वालिटेटिव इंटरव्यूज बेस्ट होते हैं, फ्लेक्सी हो सकते हैं क्वेश्चनेयर, उसके मुताबिक आप रिव्यू करते जा सकते हैं। फिर हमारा आज फोकस था कि कंपेटिटर्स को स्टडी कैसे करें। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर डूइंग दैट। उसके लिए मैंने नोट किया अपने लिए कि स्किल जो दरकार है वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन की है। जब आप किसी कंपेटिटर तक पहुंच रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाटएवर वे से, तो कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कोई आपके जो प्री एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस हैं वो प्ले नहीं करने चाहिए। आपको बिल्कुल बगैर किसी पार्टी के बाजी के उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। और जो कीवर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया है अपने नोट्स में वो है इंटरैक्शन। अगर इफ मी और एनीबॉडी इन माय ग्रुप इज नॉट गुड एट इंटरैक्शन, तो हमें अभी से उसका कुछ सोच लेना है, ताकि अच्छा इंटरैक्शन वाला पर्सन हो। हर बंदा इज नॉट कंफर्टेबल इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, बस बैठ के काम ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। सो जब इंटरव्यूज करके लाते हैं वो और लोग, और जो बैठ के उनको एनालाइज करके डेटा में डालते हैं वो और लोग। इस तरह का काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि और आखिरी बात ये मैंने नोट की है कि दिस इज अ हैपनिंग वर्ल्ड। ये जो हमारा वर्ल्ड है इस वक्त, कभी कोरोना आ जाता है, कभी एआई आ जाता है, कभी ट्रम्प ही आ जाता है। हाँ,
you don't know, imports बैन हो जाती हैं, है ना? So there are changes, जैसे ये कह रहे थे कि आपकी मार्केट is not fixed, it's not there perpetually, वो चेंज हो रही है continuously, और कुछ चेंजेस जो हैं वो सडन हैं। जब आपको सडन चेंजेस, जैसे कोरोना हो गया या जैसे कोई सैलाब आ गया या कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, तो वो जो है उसमें आपके पास टाइम नहीं होता, उसमें you just jump into the opportunity and you do what you can do and just snatch your share of the market and exit, क्योंकि normally वो चीज खत्म हो जाती है और वो opportunity, वो होल जो हुआ होता है वो बंद हो जाता है और उसकी जगह पे फिर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप वापस अपने उस बिजनेस प्लान पे आ जाते हैं जिसे हम सस्टेनेबल भी कहते हैं, जिसे एग्जैक्टली बाकी वो जो सटल चेंजेस वाला हिस्सा है, ये तो थी सडन, जो सटल चेंजेस वाला हिस्सा है उसमें ये बहुत जरूरी है कि आपके ग्रुप में मॉनिटरिंग सिस्टम हो जो परपेचुअल मॉनिटरिंग कर रहा हो। हमने ये रास्ता तय किया था लेकिन ये आगे एक खड्डा है, इसलिए जरा यूं को होके निकलना है। ये जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है ये इंटरनली हमारे अच्छे स्टार्टअप में होनी चाहिए, ताकि हमारी एनर्जीज इस बात में वेस्ट ना हो जाए कि हमें नहीं पता हमने इधर से ही जाना है, ये बंद भी है तो कोई नहीं, इधर से ही जाना है, ऐसे नहीं। हमें चाहिए कि जब सटल चेंजेस वाली चीजें हैं उसमें अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, मॉनिटरिंग सिस्टम इजाद करें और अपने बिजनेस प्लान को अकॉर्डिंगली रिव्यू करें। ये मेरे आज के नोट्स हैं जनाब के तवज्जुह से। और अच्छा, ट्रायल इज अ टेक्निक टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली। मेरा ख्याल है आप इसका एक नोट्स थोड़ा से इसका शेयर कर दिया करें सबकी आसानी के लिए, क्योंकि आप बड़ा अच्छा समराइज कर दिया करती हैं, थैंक यू वेरी सबके मच। ही आई वैल्यूएशन थॉट होते हैं। नोट टेकिंग बहुत जरूरी स्किल है। हाँ, हमारे साथ यूजुअली सारे नोट उतना ले नहीं रहे होते, वो रिकॉर्डिंग पे ज्यादा मेरा ख्याल है डिपेंड कर रहे होते हैं सर। क्वेश्चंस जी तो कि एक जैसे ही हम सबके लिए, तो जब हम अपने अपने आईसीपी के बाद एंड अप फाइंडिंग वन, तो हमारे क्या सवाल एक जैसे होंगे? नहीं, कुछ तो ऐसे जरूर होंगे, सारे एक जैसा होना जरूरी नहीं। नहीं है, कुछ तो ऐसे क्योंकि हमारा एंड गोल यहाँ सबका रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट के हम मुफ्त सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारा एंड गोल तो वही है ना कि हम अपनी सर्विस को फिनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ दैट, तो जो सवाल मतलब जो सवाल आज आप अपने जब आप बैठते हैं और मीटिंग्स में जो आप जाते हैं, तो क्या वही सवाल हम भी वही सवाल इस्तेमाल करें? नहीं, मसलन मैंने कस्टमर डिस्कवरी के लिए जो आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाया, दैट इज प्योरली डेवलप्ड फॉर लाइक नॉट प्योरली, बट उसमें मैंने फिट किया हुआ है AWS कंपनी को एज एन एग्जांपल, कस्टमर इंटरेक्शन वाला जो है ना। अच्छा, वो इनके लिए चाहे बड़ा अच्छा बना हुआ लग रहा है, लेकिन जब ये बैठेंगे ना तो ये क्वेश्चंस उस तरह से होंगे नहीं। हमने एक पैटर्न दे दिया। देखिए ये बड़ी ना रन टाइम के ऊपर एक और ही चीज चलती है, क्योंकि रिस्पोंडेंट के रिस्पांस और कॉन्टेक्स्ट, माहौल, उस सारी चीज के ठीक है, ऊपर डिपेंड कर रहा देखिए है। मेरे पास वो चीदा कलीदी सवाल तो होने चाहिए ना, हाँ, जो कि मैंने उसको वो पुल उसमें करना है है। हाँ कि उसमें है कि यार इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं आपके, असल में हमने कि उसमें से निकलना क्या है वो, और हाँ हमने उसको रैपिड बनाते हुए जाना कैसे है। अब आप उसको जब अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में लाकर ट्यून करेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन खुद ही आप निकाल लेंगे उसमें से कि यार अब मैं फॉर इंस्टेंस आपकी KPI या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या प्रोसेस रिफाइनमेंट की एक इंडस्ट्री है या सॉरी फंक्शंस हैं, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर पहले उन चीजों को पहले रिलेट कैसे करना है। या सिर्फ आर्गुमेंट अगर मैं कहता हूँ कि मैं जैसे फाउंडर की मैंने बात की, तो मैं समझता हूँ फाउंडर मेरा एक वो है, हाँ कस्टमर है, हाँ हाँ, और मैं किसी फाउंडर को अप्रोच करता हूँ किसी भी तरीके से, और उससे मिल लेता हूँ। ठीक मेरा है, कोई दोस्त ही है जो अपनी कंपनी चला रहा है, ठीक ठीक है। है, तो मैं अब उससे क्या सवाल पूछूंगा यार कि मैं ये सर्विसेज देना चाहता हूँ। अब आपकी हैट कौन सी है, एक वेंडर की, यानी आप क्लियरली ये बताकर जाना चाह रहे हैं कि यार मैं ये सर्विसेज शुरू करने वाला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा तुमसे पूछना है कि असल में तुम्हारी इंडस्ट्री में जरूरत हाँ, क्या है। सिर्फ आर्गुमेंट यही ले ले कि मैं एक अपने किसी जानने वाले के पास ही जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार कि तेरी तेरी तेरे जैसे ही कस्टमर्स मेरे होंगे, हाँ हाँ, तो हेल्प मी आउट इन डिवाइसिंग और फिनिशिंग माय माय सर्विस। हम्म। तो मेरे सवाल क्या होंगे, इरिस्पेक्टिव कि मैं एनवायरमेंट बेच रहा हूँ या मैं लॉ की सर्विस तो दे फिर रहा तो हूँ। आप उसकी इंडस्ट्री में रहते हुए, यानी आज नहीं, ये अब आपको रिलेट करना पड़ेगा ना अपने प्रोसेस वाली लाइन से ही, क्योंकि अगर आप जनरली पूछते रहेंगे तुम्हारे पेन पॉइंट्स क्या हैं, तो वो तो बता देगा मेरी बीवी बहुत तंग करती है,
या मेरे बच्चों के स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, ये उसके पेन पॉइंट्स हैं। आई मीन नहीं दैट ऑब्वियसली वेरी मतलब कॉन्टेक्स्ट हमारा अब बिजनेस मेरा का कॉन्टेक्स्ट तो बिजनेस आ से ही गया, है ना। हाँ बिजनेस के अंदर रहते हुए भी तो आपका एक खास एरिया है ना, हाँ यानी वो ये तो अगर बिजनेस में रहते हुए तो आपको 600 प्रॉब्लम और बताएगा। हमने उसको लाना है उस तरफ कि यार जब तुम ये काम कर रहे होते हो, तुम्हारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो डू यू थिंक कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए प्रोसेस की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, अलाइनमेंट है, उनकी वजह से तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे माइलस्टोन, ये सारी चीजें अचीव हो रही होती हैं। इसको अब आप अपनी जुबान में और मजीद कन्वर्ट करेंगे, जिससे मैं ना वाकिफ हूँ क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री है, समझ गया। तो उसको अब आप खुद ट्रांसलेट करेंगे कि जब प्रोसेस नहीं फॉलो होता तो उसका फेलियर की वजह, उसकी वजह से क्या जैसे उनको नुकसानात होते आप हैं। पूछ रहे होंगे यार कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है इंक्यूबेशन मैनेजर से जो आपको नहीं मिल रही प्रॉब्लली। चल मैं उसको उस तरफ ले जाता हूँ। मतलब मैं सबसे पहले किसी भी इंक्यूबेटर के पास जाता हूँ ना, मैं उनसे कहता हूँ, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने मार्केट हाँ भी ठीक रिसर्च है, की है थोड़ी सी, और मैंने आपको पता है। स्टडी भी हाँ कर लिया। अब मैं उनसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ कि अच्छा जब आप वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं तो उसमें आप स्टार्टअप्स के साथ आपको क्या चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीच में साथ ही ये तुनका लगा देता हूँ कि चैलेंजेस में हो सकता है कि स्टार्टअप कमिटमेंट नहीं शो कर रहा, वो उसको मसले आ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, हाँ या मे बी के वो अपनी एक स्टूडेंट भी है तो उसकी मसरूफियत वहाँ पे बहुत ज़्यादा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, एब्सोल्युटली या आप उसको माइलस्टोन देते हैं वो केपीआईज को अपने अचीव ही नहीं करता, प्रोग्रेस ही नहीं शो करता, ठीक है। या आपको मेंटोर नहीं मिलते, या आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं बाहर से मिलती। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स है ना, ये उसको रेलेवेंट आपने का मतलब यही होता है कि मैं थोड़ा सा ना उसको बाउंड, एक उसकी लिमिटेशन कर देता हूँ। अब वो मुझे ये ना बताया कि मुझे मेरी इंक्यूबेटर का जो ऊपर वाला सीईओ है ना वो मुझे फंडिंग नहीं देता तो मेरे पास ये नहीं होता, तो वो अब उस तरफ से ना आए, वो मेरा मसला नहीं है। मैं मसला जानना चाह रहा हूँ इंटरनल ऑपरेशंस का, तो मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन डिफाइन कर लेता हूँ। अब वो मुझे इसी में रहता है, हाँ स्टार्टअप में ये इशू आता है, तो अच्छा जब ये आता है तो फिर तुम इसको कोप अप कैसे करते हो। वेरी गुड, तो ये तो तुम लोगों का तो इतना एक्सपीरियंस है यार, तो दैट इज वेरी अप्रिशिएटिंग। और तुम्हारी वजह से तो तुम्हारा स्टार्टअप बड़ा नर्चर होकर निकलता होगा, तो फिर तो तुम्हारा सक्सेस रेट बड़ा ज्यादा होगा। वो कहता नहीं सक्सेस रेट फिर भी ज्यादा नहीं आता। नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता, इन्वेस्टर नहीं मिलता। इन्वेस्टर क्यों नहीं मिलता? इन्वेस्टर तो बहुत है, नहीं वो हमारी मैच मेकिंग नहीं होती। मैच मेकिंग का मतलब ये है कि मेरा ज्यादातर मार्केट में इन्वेस्टर चल रहा है कि जी वो एआई में इन्वेस्ट करेगा, वो टेक में जाते हुए सिर्फ एआई में इन्वेस्ट करेगा। मेरे पास आ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज वाले, मेरे पास आ रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, मेरे पास आ रहे हैं नेचुरल साइंसेज वाले, तो ये लोग जो हैं वो उसमें फॉल नहीं करते, तो इन्वेस्टर मैच मेकिंग ही नहीं हो पा रही। ये दीज कुड बी द प्रॉब्लम्स। तो उसमें फिर अब पहले मैं उससे सारे वैल्यू यानी उसके सारे पेन पॉइंट इकट्ठे करता रहता हूँ। देन देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर मुझे उसको वैल्यू प्रपोज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है कि अच्छा मेरी सर्विसेज इसमें से ना यहाँ पे बनती हैं, तो मैं उसको अच्छा अगर तुम लोगों को अगर कोई बंदा यानी मैं, मेरी तो हैट ही रिसर्चर की थी ना, तो मैंने तो आगे से प्रोपोजिशन ये शुरू कर दी कि मैंने डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू किया है, तो दे आर प्रैक्टिसिंग कि वहां पर स्टार्टअप को असल में साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो आर यू थिंकिंग समथिंग लाइक दैट कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए? अब वो बताएगा कि वेदर दिस इज अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर हिम और नॉट, एंड वेदर दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम और नॉट। फॉर इंस्टेंस यूएस के अंदर इंक्यूबेटर इज नेवर लाइकली टू बिकम अ वर्चुअल इंक्यूबेटर। आपने जिक्र किया था कि वो ऑन साइट रहेगा, वो उसने बड़ा स्ट्रिक्टली उसको मना किया, नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ऑनलाइन पे जाएंगे, हमें क्या जरूरत है, चाहे हमें स्टाफिंग एक्सपेंस पड़ता है लेकिन हमने रहना ऐसे ही है। लेकिन यूएस में जो एक्सेलरेटर होगा दैट विल लाइकली टू बिकम वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अब अजम्पशंस थी इस डिस्कवरी चैनल सॉरी कॉल के थ्रू ही ये ठीक हो रही है, एस्टैब्लिश हुई है। या तो दिस इज हाउ वी हैव टू डेवलप आवर क्वेश्चंस। हम जाएं पहले 2-4 जानने वाले लोगों में इंटरव्यू कर लें, अगर थोड़ी हेजिटेशन है कोई मसला नहीं। नहीं ऑब्वियसली तब हम अननोन के पास जब जाएंगे ना, सबसे ज्यादा नॉलेज तो हमने वहीं से लेना है, क्योंकि जब नॉन के पास जाते हैं वहां फिर भी थोड़ी सी बाइसेस रह जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट वो आप लोगों का वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चाका खुल जाएगा थोड़ा, तो वो हो जाए। अपने इंटरव्यूइंग जो जितना भी आपने मेरा बताया experience- जी, आपने बोला तो फिर वो तो जाया नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो डिस्कशन होती है ये बहुत वैल्यूएबल होती है। इंटरव्यूइंग में जितनी मैंने जिंदगी में की है और काफी की है, आई एम 71 नाउ, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप एक 25 क्वेश्चनों की लिस्ट बनाते हैं ना,
and then you go and you say, "Acha, number 1 ye, and number 2 ye, and number 3 ye." If you insist on the sequence of the questions, so you will never get बिल्कुल quality input from the interviewee. इसी तरह जब कोई अनएक्सपेक्टेड वो उसको ख्याल आता है, उसको क्या लगे आपके सवालों से, वो बात बताना शुरू हो जाता है, तो वो रूम होना चाहिए आपके नोट्स में, या फिर वो करें जो मैं करती आई हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस लिखने की बजाय डब्बे बना लेती हूँ कि इस फर्ज करें मैं किसी को इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही हूँ, मैं उसकी एजुकेशन के बारे में पूछ रही हूँ, मैं उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज नोट कर रही हूँ, उसकी जो बात करने का तरीका है उसको मैं इवैल्यूएट करके वहां एंटर कर रही हूँ। तो मैंने वो डब्बे बनाए हुए हैं, वो जब ये बात कर रहा है तो मैं वो में लिख रही होती हूँ, जब वो कर रहा है तो मैं वो में रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, और फिर वो इस लिहाज से उसकी थॉट का सीक्वेंस टूटता नहीं है, वो अपने सीक्वेंस पे चल रहा है, उसको आपके सीक्वेंस से कोई गर्ज नहीं है कि आपने ये 50 सब। और ये भी कभी नहीं करना चाहिए कि अगर वो फिजिट करना शुरू हो गया है, वॉच द बॉडी लैंग्वेज, जहां पहुंचकर वो अनकंफर्टेबल हो गया वहां इंटरव्यू अबॉर्ट कर दें। इट वुड बी बेटर देन गेटिंग समथिंग व्हिच इज क्योंकि बायस रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो फिर जाएंगे। आपको वो रिस्पॉन्सेज आते हैं। सो आई ओनली बिल्कुल वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन का स्क्रिप्ट बनाया भी हुआ है ना, जरूरी नहीं कि वो एज इट इज फॉलो हो ना, क्योंकि वो कई दफा रिस्पोंडेंट ऐसा होता है जो अपने एक क्वेश्चन के आंसर में 6 क्वेश्चंस के जवाब दे जाता है। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे दोबारा बताओ, ये कई तो दफा कितना बुरा लगता है। करते हैं आप सिर्फ कमेंट करते हो और वो शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और कई दफा कस्टमर बड़ा और रिस्पोंडेंट आपका इतना टू द पॉइंट बात कर रहा है कि आपको कुरीद के उसको निकलवाना पड़ता है कि नहीं, और बताओ और बताओ और बताओ, समझ नहीं आई मुझे, थोड़ा सा और मजीद गाइड करो कि ये यहाँ से मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच, और आई विल होप टू हैव one-on-one सेशंस विद ऑल ऑफ यू बाय द नेक्स्ट सेशन। और सिर्फ मुझे कल के लिए ना बुक कीजिएगा, उसके बाद फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे मॉर्निंग तो है ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओके, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स वकास भाई, तफजुल भाई, असदुल्ला भाई एंड जुनैर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बाय। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज।